नमस्कार दोस्तों। मैं धैर्यकांत मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आज के लाइव में। आज हमारे साथ स्पेशल लाइव में जुड़ेंगे अजीत भारती जी। अजीत अभी होप इंडिया के एडिटर हैं और फिलहाल दिल्ली में ही रह रहे हैं और उनकी 3 किताबें आ गई हैं। तो अजीत जी, आप कैसे हैं? आप पहले बताइए। मैं ठीक ठाक हूँ। मुझे तो सूट करता है इस तरह का, मतलब लॉकडाउन में जितना मैं सोशल आपको फेसबुक और ट्विटर और इंस्टा पे देखता हूँ, मैं उतना सोशल जिंदगी में नहीं हूँ। आप जानते हैं ये बात। हाँ हाँ। मैं काफी कम लोगों से मिलना पसंद करता हूँ। मैं बाहर बिल्कुल नहीं निकलता हूँ जब तक बहुत हाँ ज्यादा हाँ। जरूरत ना हो। तो मुझे ये सूट कर रहा है इनफैक्ट। और दूसरी बात है कि मुझे खाना बनाना पसंद था और काफी समय से नहीं बनाया था, तो अभी मैं और आपका हम रंग मित्र अलग जो है वो मेरे साथ है, तो उसको खाना बनाते हैं और हर दिन नई नई चीजें बना रहा हूँ। अच्छा लग रहा है डिस्कवर करते हुए। और ये आपके घर में जो आपके डोमेस्टिक हेल्थ तुलसी जी, उनका क्या हाल चाल है? क्या वो ठीक है अभी? तो तुलसी होली के पहले ही उसके ट्विंस हुए थे, एक लड़का और एक लड़की, दिसंबर में। हाँ तो हाँ। बहुत ज्यादा ठंड थी तो वो जा नहीं पाया था अपने गांव में, अपने पिताजी को मतलब हम्म। बच्चे को मिलवाने के लिए। तो वो निकला था और बेचारा उसके बाद फिर वो ओहो। 24-25 को आने वाला था और वो उधर ही है। तो अभी उधर ही है। बाकी एक मेड आती हैं तो वो भी जो है अचानक से, जिस दिन उनका एक महीना होता था पैसे देने के लिए, उसी दिन वो चली गई। उनका कोई नंबर वंबर है नहीं। वो आएंगी तो फिर चाहे तुलसी हो या मेड हो, उनको जितने दिन का है, मैं नॉर्मली इसी पक्ष का हूँ कि हम और आप जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो अपने जितने हमारे हमारी मदद के लिए जितने लोग होते हैं उनको उनके पूरे पैसे दिए जाएं, और अगर अगर संभव हो तो ज्यादा देना सही चाहिए। बात है। हाँ तो आई मीन, ये जो अभी करंट सिचुएशन है, जो पैंडेमिक सिचुएशन बनी हुई है, हाँ। उसके हिसाब से आने वाले दिन में आई मीन क्या चेंजेस आप देख रहे हैं? या आई मीन डू यू एक्सपेक्ट कि कुछ चेंज होने वाला है लोगों में या कुछ भी? आ, देखिए, लोगों में चेंज आएगा। लोगों में चेंज आएगा कि लोग थोड़ा हाइजीन को लेके जो है थोड़ा सा और अवेयर होंगे। मेल मिलाप अपनी जगह है, लेकिन कुछ चीजें आउट ऑफ हैबिट जो है, जैसे कि मेट्रो में आप हम जाते हैं तो बिला वजह जो है पोल पकड़ के खड़े हो जाते हैं, इसका हाथ छू रहे हैं, उसका हाथ छू रहे हैं, रगड़ रहे हैं, तमाम तरह की बातें होती है। वो हो गया। या सीढ़ियों से उतर रहे हैं तो रेलिंग को सहलाते हुए चले जाते हैं। इस तरह की चीजें हैं। और देखिए, ये सब हमारी सभ्यता संस्कृति का हिस्सा रहा है शुरू से, कि जूठा जो है किसी का नहीं खाना, एक थाली में नहीं खाना चाहिए, इस तरह की बातें। तो धीरे धीरे जो है वो जो है उसका एक पर्पस हुआ करता था, और ये सारी सभ्यताओं में है। सारे मजहब में अपने अपने हिसाब से है इस तरह। क्योंकि ये सारे सिस्टम्स इवॉल्व हुए हैं, 2-2 हजार साल के बाद वो परिष्कृत होकर इस रूप में पहुंचा है कि जो हमें और आपको जो है घर में कहते हैं कि पैर नहीं हिलाना चाहिए, पानी खड़े होकर नहीं पीना चाहिए, तमाम तरह की बातें हैं। तो वो सारी बातें अब शायद इस तरह की सिचुएशन जब आती है, एक मेडिकल कैलामिटी आ जाती है, महामारी आ जाती है, तब तो अपने हाइजीन को लेके, पर्सनल और सोशल हाइजीन जो होता है, आप कैसे मिलते हैं, इसमें जरूर ही चेंज आएगा। और दूसरी चीज, बिजनेस के लेवल पे और देश कैसा है, विश्व कैसा है, तो इससे उबरने में जो यथास्थिति बनने में जो पहले थी मार्च या फरवरी में आप कर दे, तो मुझे लगता है इससे 1 से 1.5 साल इसमें लगेंगे। और अगर आप लॉकडाउन की बात कर रहे हैं कि कितने दिन चलेगा और उसके बाद क्या होगा, तो लॉकडाउन मुझे लगता है कि इंडिया ने, डिस्पाइट लोग जितना, जो 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 नए शेयर्स हैं, नेगेटिव लोग हैं जो कह रहे हैं कि टेस्ट ही हम ज्यादा नहीं कर रहे हैं, कंटेन नहीं हुआ फलान, सिर्फ एक आप बंगाल को हटा दीजिए जो शील्ड कर रहा है इस पूरे प्रकरण में, और वहां से बहुत हम्म। डिस्टर्बिंग खबरें आ रही है। एक एक ऑडियो आया था मेरे पास, और चूंकि मेरे पास उसको वेरीफाई करने का कोई तरीका नहीं है, और एपिडेमिक एक्ट लगता है इस पे कि मैं रूमर मॉन्गरिंग कर रहा हूं, तो इसलिए मैं ना उस आदमी का नाम बता सकता हूँ कुछ नहीं। अपोलो हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजिस्ट थे, वो अपने मित्र से बात कर रहे हैं, वो बता रहे हैं बंगाल में स्थिति बहुत भयावह है। एक हज हाउस है कोई, फिर एक कॉलेज है, इन सब जगहों पे लोग अभी भी लगातार आना जाना उनका लगा हुआ है। सोशल डिस्टेंसिंग का कोई भी प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हो रहा है। प्लस आपने न्यूज में देखा होगा कि वहां जो डेथ्स हो रही हैं उसको भी
कैटेगराइज नहीं कर रहे हैं ये लोग कि ये कोरोना से मरा है, उसमें बता रहे हैं कि इनको कोई और बीमारी थी, कोरोना भी हो गया। तो उसको अगर आप छोड़ दे तो बाकी जगह पे कंटेन हो चुका है, ये कंटेन हो गया है। आपने डेटा देखा होगा कि हमारा जो एक्सपोनेंशियल रेट जिसको बोलते हैं कि पिछले दिन से अगले दिन का कितना संबंध है, तो वो 1.05 के लगभग अगर आ जाए तो उसको कहते हैं फ्लैटनिंग द कर्व। मतलब आज मान लीजिए 100 केस आया है तो कल 105 आएगा, तो 5 को कंटेन करना बहुत आसान है। 1000 भी रहा तो 50 होगा, 10,000 भी पिछले दिन रहा तो 500 ही केस जुड़ेंगे। तो उस स्थिति में जो है बहुत ही अच्छी स्थिति में है भारत। भले लोग कहते रहे कि 2.5 महीना इंडिया सोया हुआ था, नहीं था। हम और आपने देखा है सोशल मीडिया पे केविन पीटरसन की अगर बात करें तो उन्होंने बोला था कि वो जब यूके पहुंचे, वो अभी आए थे एक, तो उन्होंने बताया कि यूके में कुछ नहीं हो रहा था और इंडिया में स्क्रीनिंग्स हो रही थी और लोग जो है बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे थे। तो ये सब देखते हुए हम कहें तो भारत एक अच्छी स्थिति में है। हाँ, हमें ये करना होगा कि अभी कुछ और दिन तक, मुझे लगता है अगले 6 महीने तक थोड़ा प्रिकॉशस होके, थोड़ा मतलब अपने आप को होल्ड बैक करके, और जितना मूवमेंट हम लोग करते हैं, जिस तरह से मिलते जुलते हैं, जिस तरह से बिजनेस करते हैं, उसमें अगर थोड़ा सा कंटेन कर ले। अब मेरा कहने का मतलब है कि इंटर स्टेट बिजनेस हो गया, इंटर डिस्ट्रिक्ट बिजनेस हो गया, मतलब अभी आप क्लस्टर्स में बिजनेस जारी कीजिए। मान लीजिए कि दिल्ली में जो हमने हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई कर लिया, तो वहां पे उनको रहने दीजिए कि जो जो कंटेंट एरिया रहने दीजिए, बाकी एरिया मूवमेंट लोग करें जिनको नहीं है और जहां पता है कि यहाँ पे नहीं। अच्छा, तो आई मीन इतना इशू हुआ, उसके बाद माइग्रेशन का जो इशू है, जो पलायन हाँ का मुद्दा है, वो बहुत आई हाँ मीन बहुत आगे खुल के आया। तो क्या स्टेट गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स द आई मीन जो उनके लेबर है जो दूसरे स्टेट में चले जाते हैं काम करने के लिए, और इस पैंडेमिक सिचुएशन में जो एकदम ब्लंटली वो लोग एक्सपोज हुए हैं, कि किस तरह से वो लोग केयर नहीं करते अपने लेबर्स का, तो क्या आप ये देख रहे हैं कि माइग्रेंट्स लेबर का भी कोई रिवॉल्ट होने वाला है पोस्ट द पैंडेमिक एंड दे विल आस्क देयर लोकल नहीं गवर्नमेंट? हाँ, नहीं, रिवोल्ट टू वोल्ट जो है ना, भारत एक बहुत ही, और ये मैं बहुत दुख के साथ आपको कह रहा हूँ कि हम लोग एक सोई हुई सभ्यता बन चुके हैं रिवोल्ट वाले मामले में। रिवोल्ट आप जितना देखते हैं ना, दैट इज ऑलवेज पॉलिटिकल स्पॉन्सर्ड। चाहे किसानों का मार्च करवा लीजिए, सब में देखिए आप कि ग्राफिटीज और क्या कहते हैं, पेपर प्लाकार्ड, सब कुछ डिजाइंड होता है। तो आपके रिवॉल्यूशंस जो है सो कॉल्ड, दे आर नॉट ऑर्गेनिक। वो सर्वहारा जो है अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा है। सर्वहारा को कोई लेनिन जो है उकसा रहा है और लेनिन खुद राजा बनना चाहता है। एग्जैक्टली। जिग्नेश मवानी को आपने देख लिया, हार्दिक पटेल को देख पटेल को लिया, देख लिया, कन्हैया को देख लिया, अरविंद तो केजरीवाल जितने देख युवा नेता हैं, ठीक है, अरविंद केजरीवाल ने मतलब कितनी आशाओं उम्मीदों का उसकी हत्या की है। और देखिए इस तरह का हर 30 साल में एक बार ऐसा रिवॉल्यूशन होता है। जेपी के टाइम में हुआ था और देखिए उससे निकले नेता क्या बने, मुलायम सही सिंह बात है। यादव, लालू लालू यादव, यादव, नीतीश कुमार, नीतीश कुमार, मतलब रामविलास पासवान। बिहार को 30 साल बर्बाद किया लालू और नीतीश ने। तो इस कारण जब आप रिवोल्ट की बात करते हैं, देखिए रिवोल्ट थोड़ा, या तो जिसके पास एकदम कोई मरणासन्न स्थिति किसी एक पॉपुलेशन के पास अगर आ जाए और उसकी जीवटता खत्म हो चुकी हो, या उसके लिए जीने के मायने ना बचे हो, तब वो रिवोल्ट करता है। मिडिल क्लास टाइप का जो है ना, जो सरवाइव कर सकता है, वो रिवोल्ट नहीं करता है। तो ओके। इस कारण से उसको आप भड़का के 1 लाख की रैली आप जरूर जुटा लेंगे, लेकिन स्टेट इतना पावरफुल है, उस रैली को डिसमेंटल करने में स्टेट को एक दिन भी नहीं लगेगा, तुरंत कर देगा। डील कर लेते हैं उन्हीं के नेता तो। जो ने और हाँ, माइग्रेंट लेबरर्स की आपने जो समस्या बताई, देखिए मुझे लगता है ये समस्या अभी रहेगी। रहेगी इसलिए क्योंकि विजनरी लीडर्स जो है ना बहुत कम है। आप मोदी के नाम पे या योगी के नाम पे, या और साउथ में मान लीजिए आप केसीआर या चंद्रबाबू बाबू नायडू टाइप के, जो भी आपको विजनरी जिसको भी लगते हो, किसी को नीतीश कुमार ही लगता है, ठीक है। विजनरी लीडरशिप की कमी के कारण क्या होता है कि आप स्टेटस को मेंटेन करते हैं। बताइए कि हमारे नेता जो है इस बात में प्राइड फील करते हैं कि बिहारी अगर नहीं जगेगा सुबह आपके लिए तो आपके घर में सब्जी नहीं पहुंचेगी, आपका फ्लाईओवर नहीं बनेगा।
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब्जी बेचना या फ्लाईओवर बनाना जो है कोई खराब बहुत छोटा काम है। काम है। जैसे कि पकौड़े तलना, उस पर खूब मजाक उड़ा था, लेकिन एक पकौड़ा बनाने वाला अगर 30,000 रुपया महीना का कमा रहा है और 2 लोगों को रोजगार भी वो साथ में दे रहा है, तो आई विल कंसिडर इट ए जॉब। लेकिन क्रिटिसिज्म किस बात का होता है, तुम उसी को मेन जॉब मत बना। होना। तुम्हारे इंजीनियर्स जो निकल रहे हैं, जो डॉक्टर्स निकल रहे हैं, उनके पास क्या स्कोप है। एमबीए जो करवा रहे हो, तो एजुकेशन सिस्टम फ्लॉड है, वहां से बेकार के इंजीनियर्स निकल रहे हैं, तो वो क्या करेंगे अंततः। वही इंजीनियरिंग का डिग्री पाया हुआ आदमी, पता चलता है जामनगर में रिफाइनरी बन रही, आप मिथिला से हैं, हम लोग भी उधर किए ही हैं, तो आपको हमको पता है कि गांव का गांव खाली हो जाता है। यंग लोग अपने घरों में टिकना नहीं चाहते हैं, वो बाहर में ईंट ढोना बेहतर समझते हैं। तो लेबर का माइग्रेशन तब तक जारी रहेगा जब तक कि हर स्टेट में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होना शुरू नहीं होगा, वो ग्रैंड स्केल पे। जैसे देखिए आप, बीजेपी का हमेशा पैटर्न रहा है कि नेशनल स्केल पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करती है, हमेशा यस। डेवलप करती है, तो उससे रोजगार जनरेट होते हैं। लेकिन वही है, स्टेट लेवल पे बिहार की क्या हालत है आपको पता है। सड़क तक नहीं बनी हुई है। जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना से अटल जी के टाइम से बनना शुरू हुआ था, वही है 15 साल से, और कुछ जुड़ा नहीं है। तो रोजगार की समस्या और माइग्रेंट लेबर की समस्या ये तब तक रहेगी जब तक इंडिविजुअल स्टेट्स जो है अपने लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं करेंगे। एंड ऑल्सो आई मीन अपार्ट फ्रॉम दिस, जो ह्यूमन इमोशंस हैं, आई मीन मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी सब लोग घर पे ही रह रहे हैं पिछले 2 महीने से या 1.5 महीने से, और आगे पता नहीं कितने महीने तक रहना पड़ेगा। तो जो वैल्यू है इमोशंस की, आई मीन टुवर्ड्स योर फैमिली, डू यू सी एनी चेंजेस इन इन करंट टाइम्स की? अब आने वाले टाइम में लोग थोड़ा सा और कनेक्टेड फील करेंगे दोस्तों से, या जिनसे बात नहीं कर रहे थे, या फैमिली से, दे वैल्यू द इमोशन ऑल्सो। ये मतलब इसके लिए मेरे पास कुछ कंक्लूसिव करने के लिए मेरे पास उस तरह से डेटा नहीं है, बट एजम्पशंस अगर लेना चाहूँ, और जिस तरह से लोगों को मैंने देखा है, जैसे जो लोग आइसोलेशन में रहना नहीं चाहते हैं, तो वो हार पार के किसी न किसी को फोन लगा रहे हैं, उससे ये है। बात करना चाह रहे हैं, एक एक घंटे दोस्तों से बात हो रही है, फैमिली से भी बात हो रही है। तो जब इस तरह की स्थिति या इस तरह के इमोशंस या फीलिंग्स आप में तब जगें जब आपको फोर्स कर दिया गया, आप मजबूरी में, तो वो जो है 1 साल और चलेगा। फिर वो ये खत्म। हैबिट जो है 1 साल चलेगा, जो ही सिचुएशन नॉर्मलाइज होगी। अब देखिए, सोसाइटी और ह्यूमन बिहेवियर जो है वो हर 5-7 साल पे 20-25% चेंज होता चला जाता है। टेक्नोलॉजी और उसको एड करती है। आज लोग जो है घरों में बैठकर सोशल होना ज्यादा पसंद करते हैं, बजाय इसके कि वो दोस्तों से मिले। उसको टिकटॉक पे आ रहा है लाइक, और इंस्टा पे लव आ रहा है, और तो वो एक्सेप्टेंस उसके लिए ज्यादा मायने रखती है, और लोग छाती ठोक कर कहते हैं मैं टिकटॉक सेलिब्रिटी हूँ, इस तरह की बात है। इन्फ्लुएंसर। हाँ, इन्फ्लुएंसर टाइप के। तो ये जो बात है, आपने कहा कि इमोशनल फील होना, देखिए जिसका नेचर रहेगा ना, और हमारे जनरेशन के साथ क्या है कि चूंकि पढ़ाई के लिए हम लोग बचपन से बाहर रहे हैं, या हमारे माँ बाप ने दिल पे पत्थर रख के, बिहारियों के लिए खास करके, यूपी वालों में मैंने नहीं देखा ये। यूपी वालों के साथ अच्छी बात यह है कि उनके पास 2-4 हब हैं पढ़ने के। लखनऊ हो गया, इलाहाबाद हो गया, कानपुर हो गया, ये अलग अलग जगहों पे जाके पढ़ाई कर सकते हैं। इसलिए यूपी वाले को आप दिल्ली में देखेगा जो जॉब करते हैं, वो हर सप्ताह में जो है एक बार घर का घरों राउंड के मार आते आता हैं, है। हाँ, बस चले जाते हैं। और हम लोग जो है बिहार वाले, एक तो लालू राज में इतना क्राइम हो गया था कि माँ बाप चाहते थे कि बेटा को निकालो यहाँ से, निकाले। बेटी को भी अफोर्ड कर सकते हो उसको भी निकालो। लोगों ने उस टाइम हजारीबाग कन्या विद्यालय था हमारे लिए, सैनिक स्कूल था, नेतरहाट था, नवोदय विद्यालय थे, हॉस्टल्स में। मतलब मैं 5 साल की उम्र से घर छोड़ के रह रहा हूँ। लेकिन हाँ, वही बात है कि जो मैं बात आपको कह रहा था कि अगर आप घर से कनेक्टेड है ना, जैसे कि मैं अभी तक, मेरी माँ शायद मेरे इस नेचर को जानती है, इसलिए हमको उपोक नहीं करते। हम सप्ताह में 1 दिन या 2 दिन बात करते हैं अपने घर पे, और जब करते हैं तो 1-1.5 घंटा बात करते हैं। मेरे साथ ये नहीं है कि मेरी माँ 11 बजे रोज कॉल करेगी और वो पूछेगी खाना खाया नहीं खाया। वो शायद अंडरस्टैंडिंग है, उसको पता है कि झेल जाएगा, क्या पूछना है, अब रह रहा है, जिंदा है, खा ही रहा होगा।
मेरी माँ इस तरह की है, इस तरह की वो इसलिए हो गई है क्योंकि 5 साल से हम बाहर ही रह रहे हैं और उसको कभी भी डेली इंफॉर्मेशन का था ही नहीं, तो शायद एक आदत बन गई हो उसकी। तो मेरा लाइट जो है ऑफ हो गया। तो जो भी है, तो जो भी है, तो मैं यही बता रहा था कि जो इमोशनल है, जो कनेक्टेड है अपने माँ बाप से, उनके लिए ना तो पहले फर्क पड़ा था ना भी पड़ेगा, और जो नहीं थे, डिस्कनेक्टेड थे, उनमें से कुछ परसेंटेज जो बाउंड्री लाइन केसेस होंगे ना, कुछ लोगों में देखिए हेजिटेशन होता है, क्योंकि टीनेजर जो होते हैं नॉर्मली रिवोल्टिंग इन नेचर होते हैं अपने माँ बाप को लेके, और जब आप उनके पास रहने लगे, उनके बारे में सोचिए जो लॉकडाउन में अपने घरों में फंस गए हैं। कोई अपने माँ बाप के साथ फंसना नहीं चाहता, रोज भाई बैठे रहो, क्या करते हो नहीं करते हो पता नहीं चलता। तो उनमें से कुछ में बिहेवियरल चेंज फॉर पॉजिटिव आएगा, अदरवाइज ये जैसे अभी तक रहा है वो उसी तरह से रहेगा। आप हाँ बेगूसराय से आते हैं, तो आई मीन हाँ हाँ। गांव में क्या सिचुएशन है अभी इस वायरस को लेके, और एक एक जो वो है कि क्या वहां पे जा रहा है ये इन्फॉर्मेशन कि ये जो वायरस है वो कितना हम्म। गंभीर है और उसकी क्या आई मीन करंट सिचुएशन क्या है। रवीश जी टिकटॉक पे सॉरी, आने वाले रवीश जी तो मंगल ग्रह पे भी चले जाएंगे। हैं। बेगूसराय वाले में है कि देखिए, एक जो ये तबलीगी वाला इशू हो गया ना, मैं बार बार कहता हूँ कि ये लोग अपने ही समुदाय के, अपने ही कम्युनिटी के ये दुश्मन हैं। और जब आप इस्लामोफोबिया की बातें करते हैं, इस तरह की बातें करते हैं, तो ये हम और आप जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो हैशटैग्स यूज कर सकते हैं, जो एकेडमिक डिस्कोर्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो जो है इसके नुआंसेस समझ सकते हैं कि इस्लामोफोबिया है कि नहीं है, फलाना ढिमका। गांव के स्तर पे क्या होता है कि जब ये बात फैलने लगती है और आपके लोकेलिटी से निकल गया, मान लीजिए कि वहां के मस्जिद से निकल गया, तो अगर गांव के लोगों को आप अभी भी मानिएगा कि वो कंपैरेटिवली ज्यादा सीधे होते हैं शहर के कैलकुलेटिंग लोगों से, तो भी अगर देखा जाए तो उनका जो है विश्वास टूटता है ऐसे ऐसे खबरों से। ऊपर से अगर कोई मौलवी या मुल्ला ये साध टाइप का आ जाए और ये जस्टिफाई करने लगता है, उसके बाद या मुसलमानों के जो सो कॉल्ड वॉइसेस हैं, इफ दे स्टार्ट टू जस्टिफाई दिस थिंग्स, तब जो है प्रॉब्लम हो जाती है। तब क्या होता है कि वो लोग को लगने लगता है कि नहीं, इन लोग के साथ दिक्कत है। तो गांव में यही हुआ है, जो 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 छोटे छोटे गांव है जहाँ पे इस तरह के लोग रहते हैं। बेगूसराय में भी यही हुआ था, 7-8 लोग एक जगह से निकले थे, हालांकि उनको कंटेन कर लिया गया। बगल ही में मुंगेर है, तो मुंगेर में भी इसी तरह की बात हुई थी। तो मुंगेर में क्या हुआ कि एक जगह से, एक घर से, वो सैफ वाला जो इशू है वहां पे जो अलग मेरे सामने आ गया है। तो अरे साइड में कह बैठे यार तो आके, तो मुंगेर में यही बात हुई कि एक फैमिली से इतना ज्यादा जो है लोग निकल गए। और इसमें सब में आप देखिएगा कि दे आर हाइडिंग इंफॉर्मेशन। तो अगर आप इंफॉर्मेशन को हाइड कर रहे हो, इसका मतलब ये है तुम अनभिज्ञता में नहीं कर रहे हो, या तो कोई तो तुम्हारे मस्जिद का मौलवी तुमको गाइड कर रहा है, या तुम चाहते हो, तुम्हें डर लग रहा है कि सरकार जो है, वही किसी ने तुम्हारे कान में भर दिया है कि पोलियो का ड्रॉप पिलाने जैसे नपुंसक हो जाएंगे मुसलमान बच्चे। तो उस तरह की कोई मिस इन्फॉर्मेशन के कारण जो है तुम छुपाते हो इन बातों को, और उसका इम्पैक्ट ये होता है कि इस्लामोफोबिया जो है तुम्हारे कारण फैलते, हिंदुओं के कारण या दूसरे कम्युनिटी के कारण नहीं, तुम ही इसके जिम्मेदार हो। तब फिर तुमसे बिजनेस बंद करने लगते हैं लोग। आई थी खबरें, वैसे ये रैम्पेंट नहीं है, एक ही दो जगह से आई थी कि मोहल्ले में जो है मुसलमान वेजिटेबल सेलर को घुसने नहीं दिया जा रहा है, इस तरह की बातें आई थी। ऐसा नहीं होना चाहिए समाज में, लेकिन आप उन माओं के बारे में सोचिए, उन पिताओं के बारे में सोचिए, वैसे फैमिलीज के बारे में सोचिए जहाँ छोटे बच्चे हैं जो डरे हुए हैं कि हम किससे फल ले रहे हैं, किससे सब्जी। अभी मेरा एक दोस्त है, वो बताता है कि मतलब सब्जी 2-2 बार धो धो के बना रहे हैं उसके घरों में लोग। हमारे घर क्यों में है? ऐसी है। है ना? तो ये डर कहाँ से आता है? ये डर उन्हीं चीजों से, देखिए बैक ऑफ द माइंड ये काम करेगा। आपको कितना भी पता रहे कि हम अमेजोन से मंगवा रहे हैं और इस पे कोई थूका नहीं होगा, इस पे कोई जो है उल्टा सीधा चीज छिड़क नहीं रहा होगा, फिर भी आप करते हैं कि हु नोज सप्लाई चेन में कहाँ से क्या इसमें करप्शन हुआ हो। करप्शन मतलब वायरल करप्शन की मैं बात कर रहा हूँ, उस तरह की।
तो आप नहीं कर सकते हैं डिनाई। तो वही गांव के लेवल पे ये एक समस्या आ रही है, और सुनने में मतलब बेगूसराय से भी मैं जहाँ तक घर में बात कर रहा हूँ हमारे भी तो आई मीन गांव में ये है, दरभंगा के आसपास की हाँ हाँ समस्या है कि सब्जी को लेकर लोग बहुत कॉन्शियस हो रहे हैं। So, हाँ। तो वही है कि इन सब में वही है कि अब जैसे मेरे मेरे घर के बगल ही में सब्जी का अलग अपना एक कट्ठा में सब्जी घर के लिए उपजाते हैं। तो गांव का सिस्टम आपको पता है, तो खुद ही उपजाना है, खुद ही खाना, इस टाइप की चीजें है। छोटा भाई वहीं पे है, दूध होता ही है घर में, 20-22 गाय है। तो एक सेल्फ कंटेंट यूनिट होता है गांव में हर हम्म, घर। तो वहां पे थोड़ा है, और लोगों में अवेयरनेस भी है। हर घर से एक दो बच्चे बाहर हैं जो नहीं हैं, तो गांव में जो कोई जानकार आदमी है तो वो जो है उससे बात है। लगातार इंफॉर्मेशन शेयरिंग के कारण जो है ये बढ़ी है बात। मतलब लोगों में अवेयरनेस जो है इन सब चीजों को लेके, और हमें और आपको जितना लगता है उससे ज्यादा अवेयर है वो लोग। अच्छा, उसके बाद आई मीन लॉकडाउन है तो अभी ऑफिस का काम चल ही रहा होगा, सब लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे होंगे। मेरा तो चल रहा है, चल हाँ। रहा। तो हाँ। आई मीन काम के अलावा आजकल लॉकडाउन में ऐसा कुछ कर रहे हैं? मतलब बहुत लोग ये पूछ रहे हैं कि कोई नई किताब आने वाली है आपकी भगत पुरंदर वापसी के बाद हिंदी में। नहीं, ऑफ इंडिया के कारण क्या हुआ है कि मैं लगभग 16 आवर से डे काम करता हूँ, मतलब कॉन्शियसली और सब कॉन्शियसली। है तो 9 ही घंटे का शिफ्ट, बट आप जब एडिटोरियल पोजीशन में होते हैं देन यू आर हाँ, रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। जो भी लिखा जा रहा है, अब कई लोग जो देख रहे होंगे वो भी कभी कभी मुझे कुछ उनके पास सूचना आती है तो मैसेज करते हैं। इन सब चीज़ों को लेके आपका फ़ोन जो है हमेशा व्यस्त रहता है। तो साहित्यिक लेखन की अगर बात करें पिछले पूरे साल में, मैं बता रहा हूँ, मैं नवंबर 2018 से ऑफ इंडिया से जुड़ा था, और ऑफ इंडिया जनवरी 2019 से शुरू हुआ। पूरे साल में दिसंबर के 3-4 दिन आप निकाल दीजिए, लास्ट वाला, हाँ, मैंने साहित्यिक रचना कुछ नहीं, एक पैराग्राफ तक नहीं लिखा। और ऐसे आर्टिस्टिक परसूट के लिए, क्रिएटिव उसके लिए जो है आपको आपको थोड़ा मतलब मानसिक हलचल जो है वो थोड़ी कम होनी चाहिए, तब हो पाता है। अभी एक प्रकाशक है, तो मेरी जो इंग्लिश में किताब है वो एक्चुअली विलेज बैकग्राउंड की स्टोरीज पे आपने पढ़ी होगी, तो हम्म, देयर विल बी नो लव। तो जॉन लव। उसको जो है उसको हिंदी में ट्रांसलेट मैंने सोचा था मैं खुद करूंगा, लेकिन मेरे हाँ, पास समय ही नहीं समय है। नहीं है। वरना मैं, मुझे लगता है कोई ट्रांसलेशन करेगा शायद जस्टिस ना कर पाए, लेकिन बहुत अच्छे भी ट्रांसलेटर्स हैं। तो प्रकाशक जो हैं उनसे मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, एक सैंपल के लिए मैंने दिया है। तो अगर सब कुछ ठीक रहा तो वो एक आ सकती है। एक और प्लान था कि मेरे लेखों का एक संग्रह, जो बढ़िया लेख मैंने पॉलिटिकल लेख लिखे हैं उसको हम्म, निकाल के पब्लिश किया जाए, बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में। बहुत लोग ऐसे हैं जो जो पढ़ना चाहते हैं एक ही जगह पे, तो बहुत उस लोग तरह हैं। की चीजें, हाँ। तो वो भी एक एक प्रोजेक्ट आप कह सकते हैं। अदर देन दैट पाइपलाइन में तो बहुत है, सोच के रखा हुआ है। एक एक हाँ, एक नॉवेल सोचा था, गांव के ही एक किसान के ऊपर की, मतलब वो लगभग आप 40-50 साल का कह सकते हैं कि अपने फैमिली पॉलिटिक्स और बाकी के पॉलिटिक्स, और फिर उसका बच्चा जो है ग्रो करता है, तमाम चीज़ों को लेकर थोड़ी रिलेशनशिप्स के कॉम्प्लेक्सिटीज को लेकर, हमारे फादर के जनरेशन वाला वो लिखने की इच्छा थी। उसका खाका मतलब पहला चैप्टर लिख के रखा हुआ, उसके आज समय नहीं मिला आज तक। उसके बाद लॉकडाउन में बहुत लोगों को आई मीन उनके पास समय बहुत है लेकिन उनको पता नहीं चलता है करना क्या है। तो बहुत हम्म लोगों का ये है कि आप अजीत से पूछिए कि लॉकडाउन में वो 5 फिल्में या कोई 5 किताबें बताए जो उनको पढ़नी चाहिए, हम्म। जो अवेलेबल भी हो इजीली। इजिली अवेलेबल। मैं बेस्ट सेलर्स नहीं पढ़ता, ना इंग्लिश के ना हिंदी के किसी के, लेकिन मैं कुछ किताबें आपको बता रहा हूँ। वो किताब सबको पढ़नी चाहिए जिसको भी लिटरेचर में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है। हम्म, आ, कुछ किताबें हैं, जैसे एक है क्राइम एंड पनिशमेंट, फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की का है। अच्छा, ये जो है, ये किताब जो है वो एक यंग लॉयर के ऊपर है, और उसको आप विश्व के किसी भी भाषा को लेके टॉप 10 नॉवेल्स में वो आएगा, सारी भाषाओं को मिला लेंगे तब क्या भी। ये बैकग्राउंड लेके उसका? बैकग्राउंड एक मतलब साइकोलॉजिकल थ्रिलर एक तरह से आप कह सकते हैं वो है। और अच्छा, बहुत ज्यादा अगर मैं बताऊंगा तो फिर प्लॉट जो है खत्म हो वो गया, हाँ खत्म हो हाँ। जाएगा। मोटी किताब है, बहुत इजीली अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। उसका ई बुक वर्जन जो है प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग
की तरफ से आता है, तो उसमें आप जाके या साइट पे आप खोजेंगे आपको मिल जाएगा। एक है बहुत पतली किताब है, द स्ट्रेंजर करके, द स्ट्रेंजर। वो मेरे ये पास। हाँ, ये अल्बेर कामू की है किताब। हम्म। कामू की किताब वो पढ़ सकते हैं आप, बहुत अच्छी है। हिंदी में भी वर्जन उसका उपलब्ध है, अजनबी करके, वो पढ़ सकते हैं। उसके बाद फिर एक किताब है फादर्स एंड सन्स, ये है इवान तुर्गनेव का, ये भी रशियन राइटर है। और इसमें निहिलिज्म के बारे में बात है। कुछ लोग अपने प्रोफाइल में निहिलिस्ट और ये सब लिखते हैं, आइकोनोक्लास्ट और इस तरह की बात मैं भी लिखता था जब मैं हेटेरोसेक्सुअल। 10 साल कम यंग था, उस टाइम लिखा करता था। तो इवान तुर्गनेव की फादर्स एंड सन्स है, वो पढ़ सकते हैं। उसके बाद एक है द एक है चिनुआ अचेबे, नोबेल लॉरिएट है, बहुत बेहतरीन राइटर है, कीनिया के हैं शायद। उनकी किताब है थिंग्स फॉल अपार्ट। थिंग्स फॉल अपार्ट जो है वो आपको मैं इसलिए पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ, उसमें यह है कि आपको पता चलेगा अफ्रीकन सोसाइटी को कैसे डिमोनाइज किया है यूरोप ने, ठीक है। इवन एक किताब मैंने पढ़ी, द पुअर इकोनॉमिक्स, जो भी इनको नॉवल मिला है, हाँ उसमें हाँ। भी उन्होंने अफ्रीकन कंट्रीज के बारे में लिखा है, कैसे जो डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन्होंने कैसे एक्सप्लॉइट किया वहाँ के रिसोर्सेज को, और जो उसका बनता था, इवन ग्रांट उन्होंने 2022 तक जितना उनको देना था 2022 तक का, वो अभी तक उनको दिया नहीं है, मतलब नॉट इवन 10% ऑल्सो। बताइए। और उसमें मैं बताना आपको ये चाह रहा था कि वो जब पढ़िएगा ना आप, तो उसमें आपको पता चलेगा कि दे आर हाईली सिविलाइज्ड सोसाइटी, वे 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 बेटर देन एनी यूरोपियन और अमेरिकन नेशन। अमेरिकन। और उसके गांव की एक कहानी है, एक ओकोंको करके एक नवयुवक है, उसकी कहानी है। उसमें आपको फीमेल सेक्सुअल राइट्स की बात आपको मिलेगी, कबीले की कहानी है, कबीला जो होता है वहाँ, जस्टिस का सिस्टम क्या है। जैसे हमारे तरफ पंच परमेश्वर है, या बोलते हैं कि ईमान की देवी की आंखों में पट्टी होती है, तो उधर जो जस्टिस करने सरपंच टाइप के जो लोग आते हैं, 5 लोग होते हैं, दे डॉन अ डिफरेंट अटायर ताकि उनकी आइडेंटिटी छुप जाए और लोग उनको मेक आउट नहीं कर पाए कि ये कौन है, मतलब कौन है। इस तरह। फिर जो है फीमेल्स को अपना पार्टनर चुनने की आजादी है, वाह। तमाम तरह की बातें। और आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है हमारे गांव में और वहां के गांव में। बहुत सिंपल स्टोरी है, चिनुआ अचेबे की थिंग्स फॉल अपार्ट करके है, ये तो जरूर सारे लोग पढ़े। उसके बाद हिंदी में एक किताब जो मैं सबको रिकमेंड करता हूँ, उसकी संस्कृति के 4 अध्याय है, रामधारी सिंह दिनकर, आज उनकी जयंती भी है। जयंती भी है। जयंती नहीं, शायद पुण्यतिथि है, माफ पुण्यतिथि है। कीजिए, पुण्यतिथि है। तो उनकी संस्कृति के 4 अध्याय, हाँ, उसमें यह है कि उन्होंने उस समय तक जो अवेलेबल जानकारी थी, आर्यन थ्योरी जो है उसके बेसिस पे लिखी है। बट अदर देन दैट, उस हिस्से को अगर आप, मतलब अगर आप अवेयर हैं तो उसको जो है डिस्कार्ड कर सकते हैं, देन रीड इट। दिनकर की पोएट्री तो पार एक्सेलेंस है ही, लेकिन दिनकर का गद्य जब आप पढ़ेंगे, एक दो और उनके लेख हैं। लेख है आपको हिम्मत और जिंदगी करके उनका लेख है, 4-5 पन्ने का है, वो अगर किसी को मिले तो वो पढ़े। और संस्कृति के 4 अध्याय हर इंडियन को पढ़ना चाहिए। उसका प्रीफेस जो है नेहरू जी ने लिखा, दोनों मित्र थे काफी अच्छे। एक और किताब है, वो है गलिवर्स ट्रेवल्स, जो लोग बचपन में पढ़ा होगा आप लोगों ने, लेकिन वो विक्स एंड टॉरी पॉलिटिक्स के ऊपर एक सटायर है। ठीक, जोनाथन स्विफ्ट बहुत बड़े सैटिरिस्ट थे वहां के, आयरलैंड के। उनकी अगर गलिवर्स ट्रेवल्स आप नहीं पढ़ सकते हैं तो आप उनका एक सैटिरिकल लेख है, अ मॉडेस्ट प्रपोजल, अ मॉडेस्ट प्रपोजल करके, वो पढ़िएगा कि कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन के ऊपर उसमें इतना विद्रूप वर्णन है। आयरलैंड को अभी तक, मतलब जब तक अलग नहीं हुआ है यूके से, तब तक इंग्लैंड जो है शक करता रहा उसके रिसोर्सेज को। उसमें वही है कि एक एक्सट्रीम बात जो मैं शेयर कर रहा हूँ, उसमें कहा गया है कि हम लोग जो है, मतलब आयरिश लोग जो है, ब्रिटेन के क्लर्जी के लिए और ब्रिटेन के लॉर्ड्स और जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनके लिए जो अपने बच्चे को ऑफर करेंगे ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि वो बड़े पिंक होते हैं, बड़े गूदेदार होते हैं, उनको खाने में उन्हें काफी आनंद मिलेगा। इस तरह से उस पर जो है कमेंट किया गया है। और भी किताबें तो
काफी हैं। संक्षिप्त महाभारत और संक्षिप्त रामायण जो है, अगर किसी को गीता प्रेस गोरखपुर वाली, मोटी वाली, इतनी पत्ती वाली नहीं, मोटी वाली हल्की मिले, मिले तो आप तो 6-8 खंडों में आती है, मेरे पास तो है मैं उसको पढ़ नहीं पाया हूँ, समय नहीं मिला, लेकिन वो भी अगर मिले तो इतना समय है तो पढ़ना, उसको शुरू कीजिए अपनी संस्कृति को जानने के लिए कि आपको ये सब। फिल्मों की अगर बात करें, फिल्मों की, अब लोग बोलेंगे कि आपने सिर्फ अंग्रेजी और ये किताब बताई। मैंने अंग्रेजी बताया आपको, आप अंग्रेजी तो एक भी शायद नहीं बताई मैंने आपको। किनियन बताया, रशियन बताया है आपको, क्या कहते हैं, और किसी दूसरे भाषा में आयरिश आयरिश बताया, तो ये सब में है। तो एक और अगर आप पढ़ना चाहें तो मदाम बॉवरी करके एक किताब है, फिर मिसेस डालोवे है एक, वर्जीनिया वुल्फ का लिखा हुआ, ये सारी किताबें हैं, बढ़िया किताबें ये सब पढ़िए। फिल्मों की अगर बात करें तो एक फिल्म जो सबको देखनी चाहिए, जस्ट फॉर शेयर लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ थिंग्स, और कैसे आप एक एजम्पशन को लेके प्रूव करते चले जाते हैं, द मैन फ्रॉम द अर्थ। द मैन फ्रॉम द अर्थ है कि एक 10,000 साल से आदमी जिंदा है, वो अपने बेसेस चेंज करता रहता है हर 10-5 साल पे, क्योंकि उसकी कोशिकाएं जो है रीजनरेट होती है। साइंस फिक्शन नहीं है उसमें, है ऐसे वो बातचीत, उसका एक जगह से रिटायरमेंट होने वाला रहता है तो रूम में ही बैठ के बात करने लगते हैं, उसी पे है। इतनी इंगेजिंग फिल्म मैंने आज तक नहीं देखी है। एक फिल्म है रॉबिन विलियम्स की, उसमें वो एक रोबोट रहता है, क्रिएटिव रोबोट रहता है, डिफेक्टिव रोबोट जो क्रिएटिव हो गया, डोमेस्टिक हेल्प रहता है, बाइसेंटेनियल मैन करके है। ये एक फिल्म है जो मैं रिकमेंड करूंगा आप लोग को देखने के लिए। उसके बाद और बाकी मैं एक्शन फिल्में बहुत ज्यादा देखता हूँ। एक्शन फिल्में और कुंफू वाली फिल्में मुझे पसंद है। फिर मैं हिंदी में कोई बता दीजिए। हिंदी में फिर वही पुराने पे चले जाएंगे, प्यासा बहुत अच्छी मूवी है, हाँ। और फिर हिंदी की, लेकिन आप जब आप मूवी देखते हैं ना, और आपको जब पता चलता है कि ये चोरी करके सालों ने बनाया है, जिसके बारे में अभी तक बोलते हैं बॉलीवुड का सबसे लेजेंडरी, सबसे बढ़िया मूवी शोले बोला जाता है हर एस्पेक्ट में। अ फिस्टफुल ऑफ डॉलर्स और वंस अपॉन अ टाइम इन द वेस्ट, एकदम फ्रेम बाय फ्रेम, मतलब लगभग कॉपी कर दिया है। हीरो के अटायर से लेके, उसमें भी माउथ ऑर्गन बजाता है, लूजली बेस्ड पूरा प्लॉट वैसा है, विधवा हीरोइन है उसमें भी, मतलब इस तरह से। और सलीम जावेद जो अभी तक कहते रहते हैं कि उन्होंने क्या पता नहीं क्या गजब का लिख दिया। तो इस तरह की चीजें हैं। शॉर्ट बजट फिल्में कुछ कुछ अच्छी बनी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कुछ कुछ आती रहती हैं। जैसे हाल ही में मैंने कौन सी फिल्म देखी है, वो भी, लेकिन वो फ्रेंच स्टोरी पे, अंधाधुन जो था वो भी आधारित था, फ्रेंच स्टोरी पे आधारित, लेकिन उन्होंने कम से कम क्लेम तो किया कि वो किसी पे आधारित है। इस तरह मैं बहुत हाँ, एनिमेशन फिल्में मैं देखना बहुत पसंद करता हूँ। एनिमेशन मुझे काफी पसंद है, मैं बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो जाता हूँ। एक जूटोपिया करके एक फिल्म है बच्चों के लिए, वो सारी फिल्म, कार्स सीरीज है, कार्स डिज्नी का है। अच्छा। वो हाँ, ये सब देख ले, मतलब ये सब मजेदार मूवीज हैं, थॉट प्रोवोकिंग वैसे नहीं है, बट हाँ। इसके बाद कुछ सवाल आ गए हैं, 48 सवाल आ गए हैं, देखता हूँ कोई जवाब देना है, देखता हूँ कहाँ से। एक तो अजीत जी की बताएं किताबें सूची, ठीक है, ये कर देंगे। फेवरेट टीवी शो पूछ रहा है कोई। फेवरेट टीवी शो अभी वाले में अगर देखा जाए तो मैं कौन सा, एक ग्रेज एनाटॉमी देखता हूँ मैं, 15 सीजन से चल रहा है, ये मेडिकल ड्रामा है। और एक अब कुछ लोग हंस देंगे, मैं सुपर गर्ल देखता हूँ एक सीरीज आता है, पहला 2 सीजन देखना शुरू किया और फिर उसमें मेरा मन लग गया। फिर बिग बैंग थियरी, और एक और उससे पहले कौन आता, हाउ आई मेट योर मदर टाइप का, ये सब मैं देखता था। तो वो सब है। उसका मेन वही है अंत में बात की, मेरे पास समय ही नहीं होता है ये सब देखने का, तो मैं देख नहीं पाता हूँ उतना ज्यादा। उसके बाद रिपीट, सब लोग वही नाम पूछ रहे हैं किताब का, वो मैं रिपीट कर दूंगा नाम, होता मैं जब ये इसको डालूंगा कहीं पे तो मैं कमेंट में डाल दूंगा। उसके बाद सारे सवाल तो काफी आपके जो फॉलोअर्स हैं बहुत ही एग्रेसिव सवाल पूछ रहे हैं।
एक सवाल बड़ा ये है, अच्छा ये, कि चूजी होना सिंगल रहने के लिए कितना जिम्मेदार होता है? ये ये लिंग निरपेक्ष क्वेश्चन नहीं है। हाँ, एक लड़की के लिए इसका अलग जवाब होगा, एक लड़के हाँ, के लड़के के तौर लिए पे अलग मैं जवाब। आपको जवाब दूं। नहीं, रिलेशनशिप के मामले में मैं काफी संजीदा होकर आपको बता सकता हूँ, क्योंकि हम्म, मैं काफी रिलेशनशिप में रहा हूँ और हम्म, सौभाग्य से मुझे आज तक एक भी लड़की मैं नहीं कहूंगा कि बुरी आई है मेरे लाइफ में। एक से एक मतलब ऐसा नहीं, 1-1.5 हजार को मैंने डेट किया है, बट हाँ। नहीं तो आपकी तो उम्र भी अच्छी खासी हो गई, तो ऑब्वियस हाँ, ज्यादा मेरी लड़की मेरी डेट उम्र भी की। 33-34 साल है, तो हाँ, हाँ, मेरे रिलेशंस पिछले 15 साल में, अगर आप देख 15-16 साल में, तो तो लंबा करियर है आपका भी, लेकिन फ्रेंडशिप हाँ, का। तो उसमें बहुत ज्यादा नहीं, जिस तरह से लोग बनाते हैं उस तरह का नहीं है। हाँ, 10। 4-5 आप नहीं नहीं नहीं, 10 नहीं है, 4-5 रहे, लेकिन आ, सब में एक चीज जो मैंने बहुत देर से रियलाइज किया, एक चीज, कि हम्म, जो छोटी छोटी चीजें होती है, जो एक्सपेक्टेशंस होती है आपकी, आपके पार्टनर की आपके प्रति, तो उनको जो है हम और आप जो है अपने मेल होने के कारण या अपनी एज के कारण सकते हैं, उसके कारण हम इग्नोर करते हैं। जैसे एक हम्म, मेरी मित्र थी, उसने बोला कि वो साउथ में, वो मेरे रूम पे आई थी, तो एक बार मैंने उसे तंदूरी मोमोज खिलाए थे, उसे बहुत पसंद आए, क्यूडीज का। हम्म, तो वो साउथ दिल्ली में रहती थी और वो ऑर्डर वहां से नहीं कर सकती थी, क्यूडीज का वहां पे ब्रांच आउटलेट था नहीं, तो मुझे हम्म, बोला कि अगर तुम आओ लेते आना। मैंने, अब देखिए यहाँ पे कोई बोले तो आप लेके चले जाइए, उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। हाँ। मैं जो दिमाग लगाने लगा, रहे मैं लेके जाऊंगा, वो ठंडा हो जाएगा, फिर किसी काम का नहीं रहेगा, तुम ही आ जाओ। फलाना ढिमका। तो नहीं नहीं नहीं, तुम ही आ जाओ वाला भी नहीं, मैं लेके ही नहीं गया। अच्छा, शिट। मेरे लिए बहुत सिंपल था कि मैं ऑर्डर कर देता, तुमने मंगवाया, तुम्हारा हेडेक है, अवन में गर्म करो या हाँ, तुम अवन क्रिएट करो अपने घर में, वो तुम्हारा हेडेक है ना। हाँ, लेकिन इस तरह की चीजें लड़कियां नोटिस करती हैं, हम्म, और इसके लिए ऐसा नहीं है कि ब्रेकअप हो गया मेरा, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत छोटी चीजें हैं, कि वो अगर बोले कि घूमने चलते हैं, तो हाँ, आप ये लॉजिक मत दीजिए कि बाहर में गर्मी बहुत ज्यादा है। ये मैं करता हूँ, हाँ, हाँ, ये मैं करता हूँ, या मैं अपने आप को इतना ज्यादा प्रायोरिटाइज कर देता हूँ रिलेशनशिप में हम्म, कि मैं बोल दूंगा गर्मी है यार, कौन जाता है घूमने के लिए, मेरी आदत नहीं है घूमने की, मैं कमरे में रहना पसंद करता हूँ। तो जो ये चूजी होने की बातें हैं, और हम्म, चूजी आप किस बात को लेके हो रहे हैं, मैं आपको हम्म, बता रहा हूँ कि 4 दिन के बाद, हम्म, 4 दिन का चेहरा जो होता है ना, ये चूजी होने से मुझे लग रहा है काफी हद तक ये चेहरे की ही बात कर रहे हैं, या जो भी हम्म, मेल्स की जो 80% ऑफ द टाइम होती है कि वो दिखती हम्म, कैसी है, फिगर कैसा है, फलाना ढिमका, ये सब तो उसको लेके है। तो चूजी, मैं बोल रहा हूँ, लड़की से जब आप बात करेंगे ना, हम्म, तो आप लोग, बहुत सारे लोग आश्चर्यचकित होते हैं कि इसका रंग तो ऐसा है इस लड़के का, उसके साथ इतनी सुंदर लड़की कैसे घूम रही है। हम्म, जैसे उसके लिए मैटर नहीं करता है तुम्हारा चेहरा, हाँ, लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, ये मैंने गौर किया है। उसी तरह लड़कों को, लड़के हमेशा इसीलिए धुतकारे जाते हैं या फेल होते हैं रिलेशनशिप में, या सिंगल रह जाते हैं लंबे समय तक के लिए, क्योंकि दे डोंट वांट टू गो स्किन डीप, उसके बियॉन्ड नहीं जाना चाहते, वो चेहरे पे हम्म, लटके रहते हैं, और वो फर्स्ट मूव ही गलत चेहरा है। होता है, जरूरी होता है। वो हो सकता है कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन आपका हो, किसी से हाँ, बातचीत करने के लिए बट वो जरूरी सस्टेनेबल हो। नहीं है वो। हाँ, क्योंकि वो चुड़ैल निकल जाए यार, वो तुम्हारा जीना हराम कर देगी, ऐसी ऐसी बातें करेगी, बहुत सुंदर लड़कियां हैं। हम्म, और आप उसी तरह से देखेंगे कि बहुत जो सोशल मापदंडों पे जो उस तरह से 1 to 10 जो रेटिंग करने लगते हैं लड़के, उस पे जो है आपको 5 या 6 या 3 पे रहेंगी। हाँ, मैं नहीं करता इस तरह के काम, कभी नहीं किया आज तक। वो इतनी सुंदर लड़कियां होती हैं, उनसे जब आप बात करें, वो आपको इतनी केयर करती हैं वो आपका, और हम आप उसे जो है कभी ध्यान नहीं देते, ध्यान क्योंकि देते। उसकी शक्ल जो है खराब है, और वो मोटी है, और इस तरह की बातें होती हैं। तो
हमेशा मतलब रिलेशनशिप, अगर आप देखिए फ्लिंग करना है, अब हम उस दौर में रह रहे हैं कि मैं आदर्शवाद का नहीं कर रहा हूँ कि नहीं पहली गर्लफ्रेंड जो है आप शादी करने के लिए कर ले, ऐसा नहीं होता है। आप 10-5 साल का आपका जो यंग लाइफ रहेगा, 15 साल का रहेगा, उसमें आपके लाइफ में आएंगे लोग, आप इंटरेक्ट करते, 3-3 महीने के रिलेशनशिप होते हैं लोगों के, तो उसमें क्या होता है कि बात नहीं बनती, आप एक दूसरे को डिस्कवर करते हैं, एक समय के बाद लगता है कि नहीं हो पाएगा। लीव ऑन ए पॉजिटिव नोट, लड़ो मत, गाली गलौज मत करो, ये सब मैंने किया है। गाली गलौज तो नहीं किया, लेकिन किसी को बहुत हार्श बात बोल दी थी, और जिसका मुझे हमेशा मलाल रहेगा। तो इस तरह की चीजें होती हैं, और बाद में आपको बहुत बुरा लगेगा। ये 5 से 10 दिन की बात होती है। आपका ईगो जो है ना, आप जब एक रिलेशनशिप से बाहर आ रहे होते हैं, तब आपका ईगो जो है, तब 5 दिन के बाद वो सेटल होती है चीजें, तब आपको लगेगा कि आप कितने जलील इंसान हैं, आप बहुत ही घटिया प्रवृत्ति के आदमी हैं कि आपने सबसे वल्नरेबल मोमेंट ऑफ लाइफ में आपने इस तरह की बात की। वही कैरेक्टर की पहचान होती है। तो चूजी होने की जो भी बात करें, मैं हमेशा कहूंगा कि ठीक है, फेस जो है अट्रैक्शन का पहला पॉइंट हो सकता है, लेकिन जो आपके लिए केयर कर रही है उसको आप हमेशा अपनी प्रायोरिटी बनाइए। और हाँ, चेजिंग वाला सीक्वेंस चलता रहेगा। अगर आप किसी से प्यार करते हैं, आप में स्कोप लगता है आपको कि उसको परेशान मत कर दीजिए, स्टॉकिंग मत कीजिए, बट ये जो गेम है कैट एंड माउस का, वो चलते रहना चाहिए। वो थोड़ी थोड़ी जो होती है छेड़छाड़, मतलब मीम शेयर करना और इस तरह की बातें होती है, तो वो जो है, इसलिए आजकल मीम्स बहुत बना रहा हूँ। हाँ, क्या पता आपके इसी गुण के कारण कोई जो है शादी वादी हो जाए मेरी। हाँ, अब ये अच्छा, क्या है, उत्कर्ष का सवाल है कि जोया मंसूरी जी काल्पनिक किरदार है या वास्तविक से उनका कोई संबंध है? आई कैन नीदर डिनाई और कंफर्म नो दिस रेक्स, फैक्ट। ये तो बहुत आपका सेफ आंसर है। नहीं, मैं चूंकि मैं किसी की आइडेंटिटी को लेके, मतलब प्राइवेसी और आइडेंटिटी को लेके काफी संजीदा हूँ, क्योंकि मैं अपनी प्राइवेसी की बहुत इज्जत करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, तो इसलिए मेरे पास इंफॉर्मेशन है भी, तो मैं वो बिना उनकी इजाजत के, अगर वो एग्जिस्ट करती हैं तो, या करते हैं तो मैं जो है वो शेयर नहीं कर सकता। लेकिन जो भी है अच्छा लिखती है, ये तो मानना पड़ेगा। अच्छा, मैं वो सवाल नहीं ले रहा हूँ जो आई मीन थोड़ा सा इररिलेवेंट है और ज्यादा ही पॉलिटिकल है। नहीं, वो सवाल पॉलिटिकल भी ले सकते हैं। कुछ लोग पूछ हाँ, रहे होंगे कि मैं बीजेपी का चाटुकार हूँ, इस तरह नहीं नहीं, वो सवाल तो नहीं आ रहे हैं, वो हाँ सवाल हाँ। नहीं है। आई मीन हम्म ठीक है, मैं आपको एक सवाल का सैंपल देता हूँ। हम्म बहुत लोग उस पर पूछ जमाती पूछ रहे हैं और बंगाल के बारे में पूछ रहे हैं, और कुछ लोगों का आपका विचार चाहिए कि अर्नब के साथ जो हुआ है, हम्म। तो उस पे आपके क्या विचार हैं। और एक अर्नब पे सवाल, तो यार मैंने लगभग 45 मिनट का एक वीडियो बनाया ही है, तो हाँ हाँ, वही है। फिर अब ये एक सवाल पता नहीं, मैं समझ नहीं, विश्व रूपम जी कौन है? अब मुझे भी नहीं पता है विश्वरूप जी कौन है। तो इस सवाल किसने पूछा? सत्यम नाम को आदमी ऐसे सवाल तो नहीं पूछता है। अम, पता नहीं। इसके अलावा जीत, सब लोग बोल रहे हैं कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। आप सब लोगों का और रवीश धन्यवाद। की नई लेकिन वीडियो, हाँ, रवीश वाले पे भी बहुत लोग, नहीं, कुछ लोग जो अदर एंड ऑफ स्पेक्ट्रम है, जो ये सारी बातें करते हैं कि आ, कि रवीश से ही मेरा जो है खाना पीना चल रहा है। तो अब उस पे मेरा ये कहना है कि मैं भी फिर उसी लॉजिक से कह दूं कि मोदी से ही रवीश का घर चल रहा है। हाँ ये बात ये भी है। इडियटिक बात है, इसका कोई कोई मतलब नहीं है। फिर भी हाँ कुछ लोग कहते रहे। बात ये है कि देखिए, जर्नलिज्म फॉर मी, हाँ it is not just reporting the facts what is happening in the country or putting opinion on those facts। ये एक नैरेटिव की भी लड़ाई है। हाँ हाँ, और जहां ब्लेटेंट अब्यूज ऑफ योर स्टेचर होगा, जैसे रवीश करता है, फिर जो है somebody will have to respond। उसमें तुम ये नहीं कह सकते हो कि तुम्हारी औकात क्या, अजीत भारती उसको जो है 16 लाख लोग जो है उसको पढ़ते हैं, दिस एंड दैट डजंट मैटर। मुझे एक भी आदमी पढ़ता है, एक भी आदमी मुझसे इन्फ्लुएंस हो रहा है, और अगर मैं लॉजिकल बातें करता हूँ, उसको लग रहा है कि मैं कन्विंसिंग बातें करता हूँ,
तो ये मैटर करता ही नहीं है, किसी भी तरह से नहीं करता है कि मेरी फॉलोअरशिप कितनी है। नोबडी नोज कि मेरी फॉलोअरशिप कितनी हो जाएगी। रवि जो है चिट्ठियां छाटा करते थे, तो क्या उनको डिसमिस कर दिया जाता उसी वक्त? मैंने ये कभी नहीं कहा कि 2014 के पहले तक की रवीश की जर्नलिज्म, और जब मैग्सेसे मिला था तो मैंने पोस्ट लिखा था, किसी को याद हो या ना हो, कि रवीश को पत्रकारिता के लिए मैग्सेसे मिलना चाहिए था, और पत्रकारिता के तमाम अवार्ड के हकदार हैं रवीश। लेकिन 2014 तक की पत्रकारिता के बाद में मुझे पता चला कि मैग्सेसे 2014 के बाद की पत्रकारिता के लिए मिला है। तब मैंने अपना सर जो है पीट लिया कि फिर तो उन्होंने स्पेसिफाई किया था कि स्पेसिफाई किया। तो जब तुम स्पेसिफाई, इसका मतलब तुम एक्सेप्ट कर रहे हो कि 2014 से पहले उस सिस्टम के खिलाफ नहीं लड़ रहा था। जबकि मैं अभी भी बता रहा हूँ, देखिए अभी भी मोदी से क्वेश्चन पूछना, या मैं ये नहीं मानता कि राइट विंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बीजेपी को ही सपोर्ट करता है, नहीं। राइट विंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी राइट विंग की पॉलिसीज को लेकर होना चाहिए। अभी अगर आप देखें तो मोदी से बड़ा लेफ्टिस्ट कोई नहीं है। अगर लेफ्ट की अवधारणा समाजवाद की होती है, आप देखिए कि सबसे ज्यादा सब्सिडी कौन दे रहा है भाई, किसके लिए दिया जा रहा है? गरीबों के पाखाने से लेके उसके घर में लगे हुए बल्ब तक सब सब्सिडी से आ रहे हैं। वो सर्वहारा नहीं है, सबसे लास्ट में जो खड़ा है उसी की लड़ाई है ना समाजवाद। तो देखा जाए तो मोदी से बड़ा समाजवादी तो कोई है ही नहीं। और जो अपने आप को समाजवादी कर रहे हैं उनसे बड़ा तानाशाही और फासिस्ट कोई नहीं है। तुम नक्सल मर्डर्स उस पे जो किसी के साथ हो लेते हो, आतंकवादियों को हेडमास्टर का बेटा, मतलब आप समझ रहे हैं कि मैं जिस लॉबी की बात कर रहा हूं। तो जब रवीश जैसे लोग और पूरा गैंग एक तरह की पत्रकारिता करने लगता है, वो घोड़ा वाला जो ब्लाइंडर होता है वो लगा के चलने लगता है, तब फिर जो है मेरे जैसे लोगों की आवश्यकता पड़ती है। नहीं तो मेरी जरूरत ही नहीं होती। मैं कुछ दूसरा जॉब करता रहता, मैं कुछ और करता रहता, मुझे वीडियोस नहीं बनाने होते। ये जंग वही विचारधाराओं की है और मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और देखिए मुझे जो गाली देते हैं वो आज तक एक फैक्ट लेके नहीं आए। मैं तो रवीश का फैक्चुअल काउंटर करता हूँ। मैं तो उसने क्या लिखा और क्या फैक्ट है वो तो बताता हूँ मैं। मेरे ऊपर तो 75 फैक्ट चेकर्स लगे हुए, आज तक एक जो है गलत साबित नहीं कर पाए। जर्नलिस्टिक ऑनेस्ट मिस्टेक एक बात है, लेकिन गलत इंटेंट से वॉलेट को पत्थर कहना और पत्थर को वॉलेट कहना वो अलग चीज है। तो मैं उस तरह का जर्नलिस्ट नहीं हूं। मैं राइट विंगर हूं, घोषित हूं, बीजेपी के समर्थक हूं, वोट देता हूं उसको। मैं ये सब छिपाता नहीं हूं। मैं ये नहीं कहता हूं कि नहीं मैं निष्पक्ष हूं। निष्पक्ष कोई नहीं है। मैं उतना ही निष्पक्ष हूं जितना कोई भी जर्नलिस्ट है आज के समय में। निष्पक्ष अगर आप होते हैं आप मूर्ख हैं। आपको दिनकर की पंक्ति है, समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याध। मतलब शिकारी सिर्फ पाप का भागी नहीं है, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनके भी अपराध। जो न्यूट्रल है ना, जो न्यूट्रलिटी का चोला ओढ़ते हैं कि नहीं उस लिंचिंग पे भी चुप रहेंगे, इस लिंचिंग पे भी चुप रहेंगे, वो दोगले लोग हैं और वो जो है वो ज्यादा पापी। इसलिए आज के समय में आपको साइड चुनना ही पड़ेगा और साइड ट्रूथ का चुनिए। ट्रूथ मतलब तबरेज एक कथित चोर था, उसकी हत्या पर भी संवेदनशील होइए कि नहीं चोर की भी हत्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपको साधुओं की लिंचिंग पे भी संवेदनशील होना पड़ेगा। आपको इफ एंड बट नहीं लगाना चाहिए ऐसे लिंचिंग्स। तो बहुत और दूसरी बात मैं बहुत दिन से ये भी था कि जो भाषाई स्तर है पत्रकारिता में, चाहे किसी का भी हो, चाहे डिजिटल पोर्टल पे चले जाए, चाहे पे न्यूज रूम में चल रहा है। जैसे कल भी जो एपिसोड अर्नब का, मैं समझ सकता हूँ उसकी फ्रस्ट्रेशन को और जो चल रहा है अभी। बट हैविंग सेड दैट, हाउ डू यू सी दिस डाउनफॉल in the acceptable language of the journalist in the studio also or on the portals? नहीं, अब इसमें क्या हो गया है ना कि लैंग्वेज को लेके मेरा हमेशा ये रहा है कि लैंग्वेज इवॉल्व करती है। ठीक है, लैंग्वेज आप वर्नाकुलर लैंग्वेज के न्यूज़पेपर्स में देखेंगे किस तरह से इवॉल्व किया लैंग्वेज। ठीक है, हाँ एक कहा जाता है कि एक मर्यादा बचा के चलनी चाहिए, लेकिन समय जब अमर्यादित हो जाए,
सिचुएशन जब अमर्यादित हो जाए, जब जो है सामने वाला खुल्लम खुल्ला मतलब दो दो बार चुनी हुई सरकार को फांसीवादी बताए, हिटलर से कंपेयर करे, और तुम सिर्फ चूंकि तुम्हारे शब्द जो है एक्सेप्टेबल शब्दावली के हैं, तुम आपातकाल जैसे शब्द, ये मैंने कल परसों भी अपने वीडियो में बोला है, लोकतंत्र की कि हत्या। हाँ, चूंकि तुम जो है टेक्निकली जो है एक्सेप्टेबल वर्ड्स की बात कर रहे हो ना, कि लोकतंत्र की हत्या मैंने बोली है, ये एक फ्रेज है। लोकतंत्र भी बढ़िया शब्द है, की भी बढ़िया, और हत्या भी बढ़िया शब्द है। तुम बोल दोगे, कैसे हो गए लोकतंत्र की हत्या को? मैं बोल दूं ये हरामखोरी है, तो चूंकि हरामखोरी जो है एक गाली के लिए इस्तेमाल होती है, तो तुम मेरे ऊपर चढ़ जाओगे, जबकि वाकई वो हरामखोरी है, हरामी पना है किसी मतलब एडिटर के लिए इस तरह की बातें करना। ठीक है, मतलब इस पे हमेशा डिबेट चलता रहेगा। देखिए, ना 20 साल पहले की भाषा जो है उससे 20 साल पहले वाली थी, ना उस तरह के पॉलिटिशियन थे। हर 20-20, 10-10 साल पे जो है हर चीज बदलती जाती है। लिटरेचर की ही बात कीजिए, बकर पुराण की अगर मैं बात करूं तो उसमें कुछ लोगों ने कहा कि फुहड़ है, अश्लील टाइप की भाषा है, जबकि अश्लीलता उसमें नहीं है, मतलब सड़क छाप भाषा है। अब लिटरेचर क्या है भाई, जो जो बोला जाएगा उसी तरह मैं तत्समनिष्ठ भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता। जब अबे यार कैसे हो बोला जाता है आम बोलचाल की भाषा में, तो मैं अरे मित्र कैसे हो मैं नहीं लिख सकता। वो ऑड लगेगा आज के रीडर्स को। लेकिन हाँ, मेरे लिए ये कहना भी अनुचित होगा कि मैं दूसरे को जो जो ये लिख रहा है कि अरे मित्र कैसे हो, वो गलत लिख रहा है। नहीं भाई, वो उसका स्टाइल है, उसको चलने दीजिए। जहां तक अर्णव वाले उस एपिसोड की बात है, पर्सनल और प्रोफेशनल को हम अलग रख सकते हैं, लेकिन क्या रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट ने अपने समय में, या जब वो आउट ऑफ पावर है तब के समय में, क्या उसने किसी परिष्कृत भाषा का प्रयोग किया है? जब तुमने, अब जैसे महाभारत का इंस्टेंस लीजिए, तो जब तक अभिमन्यु की हत्या नहीं होती है घेर करके, तब तक पांडव भी रूल के हिसाब से चल रहे थे। लेकिन जब तुमने पहला रूल तोड़ दिया, तो द्रुपद जो थे उन्होंने भीष्म पितामह को, ये जब युद्ध के नियम तय हो रहे थे तभी बोला था कि हमारे तरफ से कोई नियम नहीं तोड़ा जाएगा, लेकिन अगर आपने तोड़ा तो फिर क्या होगा, आई विल टेक नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जब राजनेता वो अपना जो है छोड़ दे, आईएनसी इंडिया के ट्विटर हैंडल से अजय सिंह बिस्ट का नाम यूज नहीं होता है, तो फिर सोनिया का नाम ले लिया तो क्या हो गया? या फिर तुमने क्या मोदी को चाय वाला नहीं कहा है तुम्हारे लीडर्स ने? और वो क्या भी भर्त्सना की भी वो कितना घटिया लिखा है। हाँ, उसने बोला कि जैविक पिता की मृत्यु हो गई। दिस इज वेरी कमेंट। आई मीन, एक और है, कोई अखिलेश करके है। हाँ, मतलब जब नेता लिखा है, हाँ, जय यूथ कांग्रेस इस टाइप से। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि आदर्शवाद की उम्मीद तब कीजिएगा जब सिचुएशन आप जिस समय में रह रहे हैं वो आदर्श हो। मैं धैर्यकांत द्वारा चुने हुए शब्दों का तभी तक मतलब उसको सहन कर सकता हूं जब तक कि मैं हर्ट होना शुरू ना हो जाऊं। अगर आपने आदर्शवाद का चोला त्याग दिया, आप जो है गलत भाषा पे उतर आए, तो मेरे पास दो ऑप्शन है। मैं आपको ब्लॉक कर दूं, अपने जिंदगी से बाहर कर दूं। एक जर्नलिस्ट के लिए एक नेता को जिंदगी से बाहर करना असंभव है, एक नेता के लिए एक जर्नलिस्ट को डिस्कार्ड करना संभव है। जैसे कि बीजेपी ने एनडीटीवी के स्टूडियो को डिस्कार्ड किया हुआ है, वो संभव है उनके लिए, लेकिन एनडीटीवी के लिए नहीं है, क्योंकि जो सत्ता में उसी की बात होगी, तुम नहीं कर सकते हो डिस्कार्ड। और वो अगर तुम्हारे लिए उल्टे सीधे शब्दों का प्रयोग करे, तो फिर मतलब भाषाई मर्यादा की उम्मीद नहीं करना चाहिए। हाँ, आदर्श स्थिति की बात करें, गलत है शब्दों का चुनाव, नहीं करना चाहिए था ऐसा, लेकिन वही है कि स्थिति आदर्श नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। 10:55, हमारे पास 5 मिनट हैं, तो मैं 5 मिनट के लिए कमेंट्स ऑन कर देता हूँ, ताकि नहीं जितना देर रखना है फ्री नहीं, एक घंटे तक ही लाइव, उसका फिर लाइव डिस्कनेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। अरे यार, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मुझे तो बात करने में मजा आना शुरू ही हुआ था। तो फिर से करेंगे, दोबारा चालू कर दोबारा हो जाए। तो आई मीन फिर मैं एक कविता भी आपको सुनाऊंगा। तो आई मीन ये जो समय चल रहा है, इसमें बहुत सारे, आई मीन मैं भी देख रहा हूँ बदलाव अपने इंडस्ट्री में। एक आपने मेंटल
उस पे हाँ बोला था मेंटल, आपने, हाँ मैं जो लोग मेंटल एंजाइटी हेल्थ वाली से बात। एंजाइटी कर रहे हैं उनके लिए क्या है? आई मीन बहुत सारे मेरे दोस्त हैं और बहुत टाइम तक पिछले कुछ महीने मेरे भी खराब रहे हैं। तो आई मीन कैसे खुद को आदमी पॉजिटिव रखे अपने आप को, उसके लिए कोई आप बताना चाहेंगे लोगों को? देखिए, जब भी हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, एक तो इंडिया में बिल्कुल जीरो अवेयरनेस है इसको लेकर के। मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि एनजाइटी को या डिप्रेशन को या साइकोलॉजिकल कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं, इसको आप सीरियसली नहीं लेंगे। और हाई स्ट्रेस एनवायरनमेंट जिस तरह का जिसमें हम्म। हम जीवित हैं, उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये भी एक रोग होता है विच इज क्यूरेबल, जिसको क्योर किया जा सकता क्या है, ठीक रास्ता है। है? उसमें सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट की। अगर कोई बंदा आइसोलेटेड है, हम्म। मतलब उसमें उसके दोस्तों का ज्यादा बढ़ जाता है, वो जबरदस्ती करें उसके साथ तुम बैठो, हम्म। उसकी कहानी सुनो, उसमें जो भी टैलेंट है ना, कोई कविता लिखता है तो बोलो, वो तुमको इग्नोर करता रहे, तुम बोलो कि सुनाओ यार कविता, कोई सुनाओ, अच्छी कविता सुनाओ, मतलब it is solely the responsibility of the friend circle to हम्म। pull that person out of his depression और इस तरह की चीजें। उसको जब तक आप केयर नहीं दिखाइएगा ना, आपने वीडियोस देखे होंगे कि ऑटिस्टिक बच्चे हैं, उसको हम्म। कुत्ते के पास छोड़ दो तो कुत्ते से मित्रता कर लेता है। क्यों? क्योंकि कुत्ता अनकंडीशनल लव और सपोर्ट देता है। कभी कभी वो अपनी माँ को ही, पिता को ही लड़ते झगड़ते देख लेता होगा, तो उसको वो फीलिंग जो 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 एक कुत्ता उसके साथ अनकंडीशनल बॉन्डिंग शेयर करता है, वो अपने माँ बाप में भी नहीं दिखता है। इसलिए ही इज मोर ससेप्टेबल टू बॉन्ड विथ ए डॉग रादर देन हिज ओन पेरेंट्स। तो उसी तरह इन सारे मामलों में उसको आप ये सजेशन मत दीजिए कि पॉजिटिव कैसे रहा जाए, यार ये कोई दवा नहीं है पॉजिटिव रहने नहीं। की, ये फर्जी बातें हैं, बी पॉजिटिव बी पॉजिटिव, नहीं भाई। पॉजिटिव माहौल बनाओ उसके लिए, उससे आप बातें कीजिए। वो किसी से प्रेम करता हो, उसको बोलिए कि तुम यार, मतलब उसके नखरे उठाओ अभी, हम्म। पुल हिम आउट ऑफ इट। उसके बाद मतलब ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। और घर में बैठ के आप पॉजिटिव नहीं हो सकते। नहीं हो किताब सकते हैं। किताब सजेस्ट कीजिएगा, आप ये सोचेगा कि ये लव स्टोरी है, उसमें साला एक प्लॉट आएगा डिप्रेसिव, वो तो फिर से वो चला जाएगा उसी में। उसी में सही बात। एक गाना आप सुनाइएगा। हम आप सबने महसूस किया है कि जब हम आउट ऑफ रिलेशनशिप रहते हैं, कोई भी गाना लगता है कि मेरे लिए ही लिखा मेरे लिए गया है, बनाया है। ठीक है ना। अगम कुमार निगम से लेकर अल्ताफ राजा तक, वो किसी और किसी और किसी और एक से मिनट, मिल मैं के आ लाइव रहे हैं। दोबारा कनेक्ट करता हूँ क्योंकि ये बंद होने हाँ वाला है, तो हाँ एक हाँ मिनट हाँ। मुझे। ठीक हम्म। है, तो हम मेंटल हेल्थ बात कर रहे थे, आप अपनी बात आगे बढ़ाइए। हाँ तो वही मुख्य समस्या यही होती है कि लोगों को लोग की जरूरत होती है, और जिनको जरूरत होती है उन्हें भी कई बार पता नहीं होता है कि दे नीड पीपल, हम्म। नॉट आइसोलेशन। तो इस कारण से वो आपको रेपेल करेंगे, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू फाइंड आउट अ वे टू गेट इनटू देयर लाइव्स। हम्म। तभी जो है आप जो है उनके उनके लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंज ला पाएंगे। अदरवाइज उसको जितना आप आइसोलेशन में छोड़ेंगे, वो उतना और डिप्रेशन में जाता जाएगा, वो उतना और डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। और हमारी सोसाइटी, मतलब हम लोग इंडिया आदमी के लिए ही फेमस, साला इतने लोग हमने पैदा किया, उसमें किसी को कैसे तुम अकेला छोड़ सकते हो यार। हम्म। यूएस यूरोप थोड़े है कि अपना बच्चा भी पैदा हुआ 13-14 साल में, बोला जाओ अपना होटल में नौकरी करो, अपनी अपनी लाइफ हम्म। देखो। उस टाइप की सोसाइटी नहीं है। तो ऐसे माहौल क्रिएट कीजिए भाई। दोस्त यार हैं तो दोस्त यार हैं तो दोस्ती निभाइए, यही सब टाइम है दोस्ती को निभाने का। एक बहुत रुकिए सारे एक मिनट, एक हाँ। और बात जो मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा। मैंने पिछले रिलेशनशिप वाले में बोला कि किसी लड़की को आप पसंद करते हैं, वो चुड़ैल निकल आए, तो उस पे कोई जो है एक मुझे मैसेज कर रही है कि आप लड़की को चुड़ैल बोल रहे हैं। मतलब यही सब बोलते हैं कि साला किस तरह से लोग सोचते हैं। उसके आगे क्या बोला मैंने, पीछे वही क्या बोला, वो उसको रिलेटिविटी। नहीं देखना है, कुछ नहीं, संदर्भ नहीं देखना है, कंटेक्स्ट नहीं देखना है, और बोल देना है लड़की को आपने चुड़ैल बोल दिया। भाई, बहन, देवी, स्त्री, मैडम, जो भी आप हैं, मैंने लड़कियों को चुड़ैल नहीं कहा। उसी में मैंने ये भी बोला कि लड़की जैसी भी दिखे वो मैटर नहीं करता है, लड़की क्या है, सुंदरता उसकी उसमें है कि वो क्या बात करती है, किस तरह की है।
चुड़ैल से तात्पर्य यह है कि खूबसूरत चेहरे वाली लड़कियां भी जो है बहुत ही कटु व्यवहार करने वाली होती है, कर्कशा होती है। मेरे घर में ऐसी हम्म, स्त्रियां हैं। मैं ये जानता हूँ, सबके घर में हर होता है तरह के सब में। लोग होते हैं। ठीक ये है तो ना? समस्या तो है। ये एक क्लैरिफिकेशन मैं देना चाहता हूँ। एक स्टेट ऑफ हाँ, माइंड जो है डिप्रेशन में लोगों का, कि आई मीन एट कुछ टाइम के बाद लोग उसी फेज को अब एंजॉय करना शुरू करते हैं कि अब मैं ग्रीफ में ही रहूं, या मैं डिप्रेशन में मैं बैठा हूं तो मैं ऐसे ही रहूं। मतलब मैंने बहुत लोगों को देखा है कि दे एक्चुअली डोंट वांट टू रिकवर देमसेल्फ। मतलब उनको लग रहा है कि अब मेरे को इसी मजा आ रहा है, मैं ऐसे ही रहना चाहता हूँ। एक तरह का मैं उसको बोलूँ कि सिंपैथी लवर बन जाते हैं, या अपने आप को किसी ने कुछ बोल दिया तो बोले यार तुम तो मुझे ऐसे ही कहोगे क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ। क्योंकि उनके अंदर कैसे वो मोटिवेशन लाए कि यार तुमको खुद अपने आप से प्रयास करने पड़ेंगे आगे बढ़ने के लिए। देखिए, नशा और एडिक्शन जो है वो सिर्फ चीजों का नहीं होता है, हम्म। वो परिस्थितियों का भी नशा होता है। जैसे बोलते हैं ना, शब्द है अलग अलग, अल्कोहलिक उसमें लगा देते हैं, शॉपोहोलिक, शपोल। वर्कोहोलिक, जो काम ही खूब करता है, किसी को सिर्फ शॉपिंग करने से हाई मिलता है। उसी तरह ये एक एक उम्र का पड़ाव है। टीनेज से जब आप बाहर निकलते हैं, थोड़ी आपको फ्रीडम मिलती है और आप अपने माँ बाप या उस सोसाइटी की निगाह में नहीं होते हैं जो आपको पोक करती रहती है, "ये फलना का बेटा ताश खेल रहा था।" गांव में जो होता है कि गांव में हम गाछी में गए गर्मी छुट्टी में, तो मेरे साथ वही 4-5 लड़के थे। ये मैं बता रहा हूँ कब, 20-22 साल का मैं रहा हूँगा, तब की हम्म। बात। गांव में गाछी में ताश निकाला, खेलने लगा। आपको पता है कि ताश खेलने में गांव में जो है वो जुआ नहीं खेलते, ताश मतलब ताश खेल रहे हैं। हम्म। ताश खेल रहे तो उधर तो हे रे चनन माँ, कहबो तोरा बाप को मर गए भाई, ताश खेले छे रे गाछी में। कह के चला गया, उसके बाप को बोलने भी गया बोल होगा रहे। साइकिल चला के। समझ रहे? तो इस तरह की बातें होती है। तो मैं बता रहा था, एडिक्शन किसी चीज को लेके, एक एक परिस्थिति को लेके जब आप एडिक्ट हो जाते हैं, आपके सामने अगर इंटरनेट है, आपको खाना कहीं से मिल रहा है, या आपने मतलब आपके लिए प्रायोरिटी क्या हो जाती है कि आप बिंज वॉच कर रहे हैं किसी चीज को, तो उसी में लगे हुए हैं, आपने लगे हुए खाना हैं। इग्नोर कर दिया। और मैं यंग लड़कों को ये, 2 बार मुझे टीबी हुआ, एक बार लिवर में और एक बार लंग्स में, दोनों लंग्स में। लंग्स में पंक्चर हो गए थे। ये इंस्टेंस में बार बार, कई बार मैं ये इसलिए शेयर करता हूँ क्योंकि यंग लोग जो होते हैं, जो मुझसे 10 साल छोटे हैं, 20, 22, 25 वाली जो उम्र होती है, इतनी ज्यादा हमें एनर्जी होती है कि हम 2-2 रात अगर जगे भी रहे ना, बॉडी को फर्क नहीं पड़ता है, मतलब अपरेंट फर्क नहीं पड़ता है। बट आपकी इम्यूनिटी उससे लो होती है लो अगर आप होती है। टाइम से खाना नहीं खा रहे हैं। मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ, मैं किसी तरह का नशा नहीं करता हूँ, और मुझे लिवर में और लंग्स में टीबी हुआ, और दोनों बार में, एक बार 7 दिनों में वजन मेरा 22 किलो घट गया था। थैंक गॉड फॉर माय फ्रेंड्स कि उन्होंने मेरा केयर किया और मैं रिकवर कर पाया। मैं बता रहा हूँ, ये बहुत बुरी स्थिति होती है, और ट्यूबरकुलोसिस आपको मार देगा। ट्यूबरकुलोसिस नहीं मारेगा तो आपका बॉडी इतना फ्रेल और इतना ज्यादा कमजोर हो जाएगा कि आपका पूरा फ्यूचर लाइफ, जो प्रोडक्टिव ईयर्स ऑफ योर लाइफ है, 30 से लेके 50 तक, बर्बाद हो जाएंगे। आप जीवन भर कोई ना कोई दवा खाते रह जाएंगे। इसलिए अपनी लाइफस्टाइल में चेंज लाइए। और ये जो बिंज वॉचिंग की हैबिट हो जाती है आपकी, या आप फैज पढ़ रहे हैं, साला फैज ही लगता है दुनिया हो गया। जॉन एलिया पढ़ रहे हैं तो तो जॉन जॉन एलिया, एलिया ही मतलब है। सो रहे हैं, जग रहे हैं, उस जॉन एरिया ना हुआ साला रामचरितमानस हो गया कि लाइफ के हर बात के लिए एक पंक्ति है आपके पास। जैसे कल या परसों वाले लाइव में आपने जिक्र किया था कि डिप्रेशन वाले पोएट्स को और लेखकों को मत पढ़िए भाई, उनको तब पढ़िए जब आप बहुत साउंड माइंड में हो, जब आपकी एबिलिटी हो कि आप उसको उसके कंटेक्स्ट में फुली कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं, जब आपको पता हो कि जॉन एलिया एक नशेड़ी था, हम्म। उसने अपने परिवार को बर्बाद कर दिया था। बात होती है, ठीक है, साहित्य को साहित्यकार से अलग रख के बात करना चाहिए, लेकिन जो आदमी इतना नेगेटिव हो लाइफ में, जिसके लिए बाकी चीज मैटर नहीं करती हो, जो नशे में धुत रहता हो, खूब बढ़िया लिख रहा है, तो तुम उसके लेखन को सिर्फ साहित्य भर के लिए एंजॉय करो, उसको अपने लाइफ में मत उतारो। क्योंकि उसने अपनी लाइफ, ये रिवर्स इंजीनियरिंग एक तरह से,
उसकी लाइफ बर्बाद थी तो उसने पोएट्री जो है की, ठीक है, वो बताते हुए। चूंकि यंग लोगों के समय में ये होता है उनके साथ कि वो उसी तरह के ट्यूमल्टुअस रिलेशनशिप्स में होते हैं, आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो आपको वो अच्छा लगने लगेगा, वो पंक्तियां आपको अपील करती हैं कि तुम मेरा नाम उसके क्यों नहीं क्यों लेती, लेती, उसका, कितने हाँ, दिलकश हो तुम, वो कितना वाला, दिल जो, कितने दिल जो, क्या सितम है कि हम क्या सब कि मर हम लोग मर जाएंगे। जाएंगे। तो ये उसने एक बुरे दौर में गुजर रहा था, उसने लिखा इसको, तुमने अच्छे दौर में पढ़ा और उसको आत्मसात करने में तुम बुरे दौर में चले बुरे गए, में चले गए। ठीक है। रिवर्स इंजीनियरिंग ऑफ लिटरेचर जो है ये है। तो अगर तुम सिर्फ साहित्य को पढ़ना चाहते हो, तुम उसी मेंटल लेवल साहित्य को साहित्य की तरफ पढ़ो, इंजॉय करो, बात खत्म। तुम उसको जीने मतलब उस साहित्य को, तब जो है दिक्कत हो जाती है। तो वही जो परिस्थिति को जो है अपने अपने आइसोलेशन को ही जीने लगते हैं, उससे बाहर निकलना बहुत जरूरी है। तुम ये क्लेम नहीं कर सकते कि मेरा कोई दोस्त नहीं है जीवन में, क्योंकि तुमने ट्राई ही नहीं किया दोस्त बनाने के लिए। तुम्हारे पास जो आ रहे हैं तुमने उसको झिड़क कर भगा दिया। जो लोग इन बातों को समझ सकते हैं, जो पोएट्री समझने का क्लेम कर रहा है, उसको तो आदमी को भी समझना चाहिए। अगर आदमी को तुम नहीं समझ रहे हो, इसका मतलब तुम घंटा नहीं समझ रहे हो पोएट्री को, तुमको कुछ समझ नहीं है साहित्य की। तुम सिर्फ 4 लड़कियों के लाइक्स के लिए उस तरह की शायरी लिख रहे हो। हाँ, ये बहुत ही शैलो चीज है। बहुत छिछले लोग इस तरह के काम करते हैं, जो दिखाते हैं कि उन्होंने खूब पढ़ रखा है और हर बात में 2 शेर सुना देंगे, किसी राइटर को कोट कर देंगे कि फलाने फोटो ने के ये ऊपर, लिखा था, फोटो के ठीक है, ऊपर। हाँ, योर कोट टाइप के जो होते हैं उस टाइप वाला नौटंकी। तो भाई तुमको समझ नहीं है, तुम बस उस अपने तरह के जो निठल्ले लौंडे या लौंडियां हैं, उनका जो है लाइक कमेंट तुमको एक हाई देता है, एक तरह का नशा देता है, तुम उसी में दबे रहना चाहते हो। और दैट यू आर इनवाइटिंग अपॉन योर सेल्फ, that should not be the case. Unless you make an attempt to be better version of yourself, you should not, कभी भी तुम अपने फ्रस्ट्रेशन का भी उनको माध्यम मत बनाओ कि मेरे दोस्त नहीं है और मुझसे कोई बात नहीं करता। नहीं भाई, तुमने कोशिश नहीं की बात करने की। और ये पहला स्टेज होता है डिप्रेशन में जाने का, जिसके बाद से रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों की हो जाती है उसको निकालने की। तो जो पहले स्टेज में है, जिसको आइसोलेशन एंजॉय करने की आदत लग गई हो, तो वो लोग जो है, वो लोग यहीं पे, यही समय है उनको संभलने का और संभालने का। एक जो मेरा हमेशा से क्यूरियोसिटी रहा है कि आई मीन यू आर नाउ इन पब्लिक लाइफ, ट्विटर पे भी, इंस्टाग्राम पे, सडनली आफ्टर 2 इयर्स, विद इन 2 इयर्स तो पॉपुलैरिटी जो आपकी एक्सेस है वो बहुत ऊपर चला गया है। आई मीन यू हैव मोर देन 40,000 फॉलोअर्स ऑन ट्विटर आल्सो, अभी इंस्टाग्राम पे 50,000 हो गया होगा। हाँ 50,000। सो आई मीन I have also seen a lot of negative comments coming to your page also, and Twitter also. Even Instagram पे मैंने on किया, there were a lot of negative comments also. I mean, how do you cope up with this? I mean, this kind of negativity and hatred that, I mean, किसी का भी, I mean, मोदी भी है, चाहे कोई जर्नलिस्ट भी हो, रवीश भी हो, क्या ये अफेक्ट करता है आदमी को? I mean, मैंने देखा बहुत लोगों को कि हेट कमेंट, किसी ने कुछ ऐसा कमेंट कर दिया जो उनको पसंद नहीं है, तो वो बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। इवन हाँ, इवन ये यू कैन टेक इस पे एग्जांपल मैं, ऑफ आई मीन रवीश का भी है कि उसको इतना हेट्रेड मिला है कि वो एकदम फ्रस्ट्रेट हो चुका है उस हेट्रेड से। अब आपको भी देखिए, बहुत हाँ, हमको खूब मिलता है। इस पे मेरा बहुत सिंपल फंडा है। फेसबुक पे आप जानते हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, बहुत कम फ्रेंड्स हैं, 1450 से नीचे मैं हमेशा रखता हूँ लेवल। वो भी तब जब मैं जिस स्कूल से आता हूँ, वो बहुत बड़ा नाम है उस स्कूल का। हर साल जो है 25 ऐसे लड़के, मतलब 100 निकलते हैं हर साल उस बैच से, जिसमें 25 जो है ऑफिसर बनेंगे, इंडिया के फाइनेस्ट डॉक्टर्स या एडमिनिस्ट्रेटर्स में जाके वो शामिल होंगे आगे चल के। मतलब आप सोचिए कि इस तरह का मेरा सर्कल है। स्टिल आई एम कीपिंग इट टू, जिनको मैं या तो काफी समय से जानता हूँ डिजिटली, या जिनसे मैं मिल चुका हूँ उसी में रखता हूँ। पब्लिक पोस्ट होंगे लेकिन कमेंट एवरीबॉडी कैन नॉट डू, ठीक है। उससे पहले मैं पब्लिक रखता था कमेंट, और शुरू में इंगेज करने की वो उम्र का तकाजा है कि शुरू में आपको कोई बोले तो आप खींचने लगते हैं, आप लड़ने लगते हैं, और उसकी मेंटल एबिलिटी उतनी नहीं है जो एक लाइन का फुहर कमेंट आप पे कर दे कि आप उससे इंगेज कर सकें।
तो ये हमको थोड़ा देर में समझ में आया। उसके बाद मैंने कमेंट डिसेबल कर दिया। आप क्या ट्विटर और इंस्टाग्राम पे कमेंट आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, या अपने पेज पे नहीं कर सकते हैं। वहां पे सबसे अच्छी बात है कि आप एक तो, अब मैं उस मेंटल स्थिति में पहुंच गया हूं कि मुझे कोई माँ बहन की गाली देता मैं मुस्कुराता हूँ, ठीक है, मैं उसको नहीं लेता सीरियसली, ठीक है। और दूसरा ये है कि आई सेल्डम रीड कमेंट्स, संभव नहीं है मेरा काम, मैं पढ़ता ही नहीं कमेंट्स। मैं रैंडम किसी दिन आप देखेंगे मैं 4 घंटे अपने किसी, कोई बढ़िया, मतलब तुम बढ़िया बात लिखो ना, देखिए नोटिफिकेशन तो आता ही है, किसी ने लंबा कमेंट किया जो विच इज रिप्लायबल, तब मैं इंगेज करता हूँ। एक रात महाभारत में जिस तरह की भाषा का प्रयोग हुआ था उस पे काफी लंबा चला, खूब बढ़िया ट्विटर पे चला वो संवाद। 2 लोग थे, एक द फर्स्ट हैंडल करके, एक कोई और थे, नाम मैं भूल रहा हूँ, दोनों अनजान लोग थे। काफी समय तक बात किया, 3 घंटे तक बात की, रात के 2-3 बजे तक चला। और लास्ट में दोनों ने लिखा कि ये पहला डिस्कशन है जिसमें किसी ने मुझे न गाली दी न ब्लॉक किया सामने वाले ने, ठीक है। तो इस तरह की बातें होती हैं। तो इस तरह का मैं इंस्टा पे भी कभी कभी जब मैं फ्री रहता हूँ वीकेंड्स को तो जाके देखता हूँ, जिनका कमेंट रहता है रिप्लाई करने लायक करता हूँ। और ये मेरा एरोगेंस नहीं है कि आप में कहेंगे कि नहीं आप अपने फैंस को जवाब नहीं देते। आप मेरी मजबूरी समझिए कि मुझे कितने मैसेज आते हैं, मैं सबको नहीं दे पाऊंगा जवाब, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। एक और दूसरी बात जो मैं इसे बताना चाहूंगा रवीश को लेके, चूंकि मैं रवीश की आलोचना करता हूँ, ठीक है, उनके ऊपर मैं प्रोग्राम करता हूँ, अब तो वीकली होता है या 10 दिन में एक बार आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कभी भी उनकी फैमिली के बारे में इल विल रखता हूँ, या आप मुझ तक रवीश को कोई पर्सनल गाली दे के मेरे इनबॉक्स में पहुंचेंगे तो मैं अप्रिसिएट करूंगा। मुझे बहुत बुरा लगता है क्योंकि मैं रवीश की स्थिति में नहीं हूँ, मेरे 17 लाख फॉलोअर नहीं है, और उनको जिस तरह से गालियां पड़ती है, अब उनको जो गालियां पड़ती है उस पर मेरा नियंत्रण नहीं है, लेकिन कोई जब मुझसे सोचता है कि पॉजिटिव कुछ रिस्पांस मिलेगा कि ये अजीत जी मैंने ये बना दिया, उसको गाली दे दी, वो मुझे बहुत खराब लगता है। किसी को भी, मतलब यू हैव नो राइट्स, आप उसकी जर्नलिज्म पे आप कीजिए कमेंट, उसके फैमिली पे मत जाइए, बिल्कुल, या उसको पर्सनली भी गाली मत दीजिए। कई बार मैंने देखा है कि उसके व्हाट्सएप में पहुंच के मजे लेने पहुंच जाते हैं लोग, मत कीजिए यार। मतलब आप किसी आदमी के मेंटल पीस जो भी है, ठीक है, कि वो एक अलग एजेंडे पे जुड़ा हुआ है, एजेंडा को एजेंडा से काटेंगे हम, उसके नैरेटिव को अपने नैरेटिव से काटेंगे हम, तथ्य से काटेंगे हम, सही बात लिखकर उसके लेख को लेख से काटेंगे हम, लेकिन इस तरह की बात का मैं कभी भी समर्थक नहीं रहा हूं। चाहे मैं कितना भी विश्वस्त हो जाऊं अपने राइटिंग में, मैं बहुत कठोर और क्रूर शब्दों का चयन करूं, लेकिन मैं कभी भी निजी नहीं होऊंगा उनको लेके, मैं कभी भी उनके परिवार तक नहीं जाऊंगा। मैं उनकी पत्नी का, उनकी बच्ची होगी, बेटे होंगे, मुझे नहीं पता है, मैं कंसर्न नहीं होता हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता है उनकी फैमिली में कौन है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मुझे उनके जर्नलिज्म से मतलब है, जो जैसा जर्नलिज्म कर रहे हैं मैं उस तरह से रिस्पॉन्ड करूंगा। तो उसी तरह कमेंट की बात जो है वही है कि मुझे माफ कीजिएगा, आप लोगों में से बहुत लोग लिखते हैं बहुत सारी अच्छी भी बातें, मोस्टली अच्छी बातें लिखते हैं, जो बुरी बात लिखता है उसको तो बाकी लोग ही जो है उसको डिजिटली घेर लेते हैं वहीं पे। तो वही है कि वो लोग घेर लेते हैं वहीं पे, निपटा भी देते हैं जो गलत बात लिखते हैं। लेकिन फिर भी मेरी उम्मीद यही रहती है कि लेट्स नॉट गेट पर्सनल। मेरी जर्नलिज्म से समस्या है, आप सवाल पूछिए, हो सकता है मैं जवाब दे दूंगा, बट हाँ आप दल्ला और IT सेल फलाना ढिमका लिखिएगा तो ठीक है, फिर तो मैं खुद ही करता हूँ। बहुत कमजोर हुआ था आर्गुमेंट जब कोई आप एकदम पर्सनल बातें लिख देते हैं, कोई गाली देते हैं। और क्या, आप किसी के लॉजिक को लॉजिक से काटिए, दैट इज फार मोर लॉजिकल देन। उसके बाद इतना कूल रहने के लिए आप मतलब क्या खाते पीते हैं कि आप जनरली नहीं दिखाया जाता है किसी को कूल इतना। देखिए इंफॉर्मेशन को आप जितना डिस्कार्ड करेंगे ना, सेलेक्टिव होंगे जितना इंफॉर्मेशन के रिसेप्शन में, हम लोग क्या है ना कि जैसे एक बच्चा जन्म लेता है तो वो रोने के पीछे एक और कारण होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसके ऊपर अचानक से पड़ता है,
तरह तरह की चीजें होती है, उसके लिए सब कुछ नया होता है। ही इज एक्सपोज्ड बाय एवरी मीन, उसके मुंह में उसी दिन से पॉइजन जाना शुरू हो जाता है, ठीक है, करप्टेड या अलग अलग तरह की भाषाएं उसको सुनाई देती हैं, चलने पड़ने में गिर रहा है, मिट्टी से कांटेक्ट, तमाम मतलब मैं बोल रहा हूँ कि जितना एक्सपोज हो सकता है उतना वो एक्सपोज होता है। तो हम लोग इंफॉर्मेशन एज के वही बच्चे हैं, नवजात शिशु, जहां इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन आ रहा है और उसको कंटेन करने का, अपने आप को शेल में लेने का बहुत लोगों के पास तरीका नहीं होता है। आप अगर हर चीज पे बिलीव कर लेते हैं तब आपके लिए बहुत समस्या हो जाएगी। मैं आप ही को देखता हूं, आप एक इसके प्राइम एग्जाम्पल है कि आप किस तरह से कई बार बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं पॉलिटिकल चीजों को लेके, या किसी बच्ची के साथ कुछ कुछ गलत हो जाता है तो हमारी आपकी बातचीत होती है, और तमाम तरह की पॉलिटिकल चीज की भी, कि केजरीवाल ने कुछ कर दिया या मोदी की कोई पॉलिसी जो है सही नहीं है, कुछ चीजों को लेकर जो हमारी आपकी बातचीत हो जाती है, तो मैं आपको देखता हूं कि आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं क्योंकि आप अफेक्ट होते हैं। और ये एक मानव के स्तर पे ठीक है कि संवेदना है, इसलिए हम ऐसा फील करते हैं कि चाहे वो बच्ची कठुआ वाली हो या गाजियाबाद की हो, उसका नाम गीता हो या उसका नाम सलमा हो, हम एक मानव मात्र के तौर पर अफेक्ट होते हैं इन सारी चीजों से। अब क्या है कि कुछ देखिए ऑथेंटिक सोर्स आपको मानना पड़ेगा कि यही 3-4 जगह से मुझे इंफॉर्मेशन लेना है, एंड कंप्लीटली डिस्कार्ड व्हाटएवर यू गेट ऑन व्हाट्सएप। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि उस पर झूठ ही आता है, लेकिन झूठ इतना ज्यादा आता है कि तुम जो है अगर उसमें से कुछ बातों को सत्य मान रहे हो और तुम्हारे जो प्रेजुडिसेज है दिमाग में किसी रिलीजन को लेकर, किसी इंस्टेंस को लेकर, किसी पॉलिटिकल आइडेंटिटी या आइडियोलॉजी को लेकर, दैट मीन्स कि आप ज्यादा ससेप्टेबल हैं उसको बिलीव करने। आपको लग जाएगा, कोई कह देगा कि अरे हिंदुओं ने घेर के मुसलमान को मार दिया, मुसलमानों ने घेर के हिंदू को मार दिया, या क्रिस गेल का नाम जो है कृष्ण गोयल हो गया। ठीक है, तो आप मतलब कुछ लोग विश्वास करते हैं ऐसा, इसलिए मैं बोल रहा हूं। तो सबसे ज्यादा मतलब यही है कि आपको, और मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप सिर्फ राइट विंग का ही साइट पढ़िए, नहीं, वायर को भी पढ़िए, ऑफ इंडिया को भी पढ़िए, टाइम्स ऑफ इंडिया भी पढ़िए, द हिंदू भी पढ़िए, भास्कर भी पढ़िए। आप एक पूल ऑफ इंफॉर्मेशन जो है अपने लिए क्रिएट कर लीजिए। चाहे गूगल न्यूज पे जाते हैं तो आप 3-4 को, या आप जिस न्यूज एग्रीगेटर ऐप का यूज करते हैं ना, उसमें आप मिला जुला रखिए, लेफ्ट राइट दोनों को रखिए, तब जो है आप बैलेंस्ड ओपिनियन रख पाएंगे। ठीक है, अदरवाइज इतना ज्यादा हम एक्सपोज रहते हैं इंफॉर्मेशन के कि आपके लिए हेविली टिल्टेड होना बहुत इजी हो जाता है, बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। और जो ही आप बहुत ज्यादा टिल्टेड हो जाएंगे, जैसे कॉलेज के बच्चों को मैं देखता हूँ, सब में लेफ्टिस्ट लीन करने का कि द वायर ही अच्छा है, क्विंट ही अच्छा है। जितने बार मैं बात करने गया हूँ, उन्हें मतलब आप सोचिए कि राइट विंग को आइडियोलॉजी मानने के लिए तैयार नहीं। ये विश उनके दिमाग में कहां से आया कि सारे हिंदू जो है लिंच कर रहे हैं मुसलमानों का, ये कहां से आया, जबकि डेटा इसके अपोजिट है। तो इतना इंफॉर्मेशन का प्रवाह ज्यादा है कि आपके पास, अनलेस आप एक अनुभवी व्यक्ति हैं जिसको पता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वो अनुभव के साथ ही आता है। अदरवाइज जो यंग लोग, मुझे 20, 22, 25 साल के, उनसे यही गुजारिश है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि तुम राइट विंग वाला पढ़ने लगो, लेफ्ट लीनिंग हो, लेफ्ट लीनिंग पढ़ो, लेकिन उसके साथ 2-4 जो है राइट वाले भी पढ़ो, उसको भी पढ़ना जरूरी है, ताकि तुम्हारा आउटलुक जो है दुनिया को लेके, अपने सोसाइटी को लेके होलसम हो, टिल्टेड ना हो। लोग रिफ्यूज करते हैं कि नहीं, मेरे को वो पढ़ना ही नहीं है, आई मीन वो साइड में जाना ही नहीं है, मेरा जो अंदर प्रेजुडिस है उस पे जो हो रहा है वही। नहीं तो फिर then you cannot do anything for these people. They will be blind to the fact that Bharat Yadav was murdered by a Muslim mob. They won't accept it. They will not accept कि 4 मुसलमानों ने एक
ई रिक्शा चालक की हत्या कर दी जीटीबी नगर मेट्रो स्टेशन के बाहर, क्योंकि उसने बोला था कि दीवार पे देवी देवताओं की फोटो है, उस पर पेशाब मत करो। तो इन छोटी बातों के लिए हो रहा है। और लिस्ट में निकालने पे आ जाऊं ना, जो भी लोग मुझसे डिबेट करते हैं इन सब बातों पे, तो मैं एक एक मुसलमान की लिंचिंग पे 10-10 हिंदुओं की लिंचिंग की डेटा है मेरे पास। तुम एक तबरेज लाओगे, मैं 10 नाम गिना दूंगा जिसके साथ ऐसा हुआ है, और वो फैक्ट है, मैं क्रिएट नहीं कर रहा, फैक्ट चेक कर। उसके बाद आप बताइए। ऑफ इंडिया, आई मीन अब जो आपका भी वेबसाइट है, अभी आने वाले 2-3 साल में आई मीन कोई फ्यूचर प्लान है कि इसका आप टीवी पे लेके आएंगे? आई मीन कोई अदर वर्टिकल इसका ऑफ इंडिया का, कि बस आप इसको पोर्टल तक रिस्ट्रिक्ट करने वाले हैं? ये सवाल जो है, मैं आपको पता है कि मैं बिजनेस को लेके, मतलब मेरा एक्यूमेंट जीरो है। मैं जीरो। मतलब मैं एक एडिटर हूँ, मैं लिखता हूँ, ये सब में है, मेरा दिमाग चलता है। लेकिन वर्टिकल्स क्रिएट करना ये सब जो है, ये मेरे बॉस की होगी, सीईओ जो है वो सोचते होंगे कुछ। बट हाँ, नेक्स्ट लेवल वीडियो है, वीडियो है नेक्स्ट लेवल। और वही है कि जो छोटे पोर्टल्स होते हैं उनकी अपनी समस्याएं होती हैं। हाँ, लेकिन फिर भी कमाल की बात यह है कि हम लोग जो 1-1.25 साल में हमने जो अचीव किया है 9.8 मिलियन ऑफ इंडिया, हाँ उस टाइप से है। और नहीं, लोगों का मैं समर्थन जो देख रहा हूँ ऑफ इंडिया के लोग, वो लेके मैं बोल रहा हूँ कि इट इज माइंड बॉगलिंग कि मैंने आपको पर्सनली भी डेटा मतलब शेयर किया इसके बारे में कि एक पोर्टल का, एक लैंग्वेज का 1 साल में इतना अचीव कर लेना, दैट इज बियॉन्ड द वाइल्डेस्ट ड्रीम्स। 4-4 साल लगते हैं वहां पे पहुंचने में, और हमने 1 साल में जो है वो कर दिखाया। वो भी था, आई मीन एक गैप जो था नैरेटिव गैप था, गैप था। वो हाँ, राइट विंगर में, आई मीन इंग्लिश में था बट हिंदी में कोई वॉइस नहीं था, तो हिंदी में थे, लेकिन हिंदी में लॉजिकल नहीं थे। अभी भी क्या है ना, हाँ, कि मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम जो है, जो राइट विंगर्स हैं, दे आर ऑफ एक्सट्रीम थॉट प्रोसेस। वो बहुत इजीली जो है बिगटरी और कम्युनल जो एक्चुअल सेंस में होता है, दे टेंड टू डू दैट। और लेकिन हाँ, वही है कि अब हम लोग आपस में बात करके उनको समझा रहे हैं कि भाई चीजों को समझना शुरू करो, उसके बाद जो है कुछ कुछ बोलो, कुछ लिखो। बिकॉज इफ यू राइट समथिंग, मैंने 2012 में कुछ अजीब सी बात लिखी थी, ट्विटर पे एक बंदा आके मुझे दिखा रहा है, यार मैं 2012 में कुछ और था, 2010 की तुम कोई ट्वीट ले आओगे कि मैं किस स्थिति में था, कहाँ जा रहा था, क्या ट्वीट फनी पे मैं लिख रहा था उस टाइम। हो सकता है कि मैं सेक्सिस्ट होके दिमाग में उस तरह की बात ना लिख रहा हूँ, लेकिन लिख दिया, लड़कपन होता है, लिख दिया कुछ बात। तो इंटरनेट पे आप कुछ भी लिखते हैं वो रखा रहता है। तो हम जो लिख रहे हैं, और चूंकि तुम जो लिख रहे हो वो फैक्ट चेकर तुरंत जो है उसको गलत साबित कर देंगे, उससे क्या होता है पूरे राइट विंग का नाम जो है खराब होता है। तो चूंकि देयर वाज ए गैप फॉर लॉजिकल आर्ग्यूमेंट in the right wing in Hindi, तो we have been able to fill that gap। और दूसरी बात है कि वीडियो कंटेंट का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। Exactly। और उसमें जो है, उसमें ठीक है, अभी थोड़ा लॉजिस्टिकल इश्यूज आप कह लीजिए है, लेकिन इट विल बी सॉर्टेड आउट एंड वी विल कम बैक विथ अ बैंग आफ्टर लॉकडाउन। लॉकडाउन के बाद जो है वो जरूरी भी है, क्योंकि आई मीन जो कंप्यूटर वेबसाइट्स हैं चले विंगर्स में, दे आर वेरी आई मीन strong in terms of graphics, also in terms of I mean, I'm not talking about the content wise you have upper hand, but so far as the presentation concerned, in terms of graphic, also in terms of I mean जो उसकी वीडियो प्रेजेंटेशन होती है वो भी काफी बेहतर होती है। तो बहुत मेरा तो अभी वही है, वो बहुत मिनिमम, मतलब आई मूवी पे मैं एडिट करता हूँ फोन पे या आईपैड पे, तो ठीक है, बट इट विल बी सॉर्टेड आउट। Hope so, sir. I mean, very soon we'll get to see a lot of things from Open India also.
हाँ, होपिंग और सो। अब 11:30 हो गए हैं, तो आई मीन नहीं, मैं खाने आपसे का। कुछ सवाल पूछूंगा। हाँ हाँ, सब कुछ। मैं एक दो और इसका थोड़ा गंभीर होकर जवाब दीजिएगा मुझे। मैथिलों की क्या समस्या है? मैथिलों की मतलब एक आर्ग्यूमेंट जो है मिथिला क्षेत्र की, वो मुझे समझ में नहीं आती है कि तुम जो काम पूरे बिहार को लेके कर सकते हो, वाई आर यू लिमिटिंग इट टू फॉर ए फ्यूटाइल मोटिव, कि वो कभी नहीं होगा। मैं लिख के दे रहा हूं कि अगले 25 साल में मिथिला अलग स्टेट नहीं बन सकता है। वो इसलिए नहीं 25 बन क्या? सकता है कि तुम ओस्मानिया यूनिवर्सिटी के बच्चों की तरह दंगाई हो ही नहीं सकते हो, तुम नहीं लगा सकते हो। तो समस्या क्या इस है बात कि पे थोड़ा मतलब, हाँ। मिथिला की समस्या क्या है कि मैथिलों को लगता है, उनके अंदर ये परसेप्शन है कि उनका कल्चर अलग है, उनका लैंग्वेज अलग है, और दूसरा उनको लगता है कि उनके रीजन के साथ भेदभाव हुआ है। मतलब जो बिहार सरकार जो बजट आता है, बहुत सारा पैसा किसी और साइड चला जाता है, बिहार किसी और साइड में, और मिथिला को नहीं मिल पाता है। इसलिए मिथिला का विकास नहीं हो पाया। तो यही आर्गुमेंट लेकर मैं एक बार जदयू के बहुत बड़े नेता है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, एक समस्या हो गई थी एक पार्टी को लेके, तो उनके बहुत लोग जेल चले गए थे, तो संबंध में मीटिंग हुई थी हमारी। तो वहाँ पे उस पार्टी के अध्यक्ष भी गए थे, तो उन्होंने यही कहा कि हम मिथिला इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके साथ न्याय नहीं हुआ। तो उस व्यक्ति ने कहा कि अगर न्याय नहीं हुआ है तो 10 साल में मिथिला दरभंगा की बात है, लोकसभा में 10 विधानसभा की सीटें आती हैं। आप ये बताइए कि नीतीश कुमार जो है वो पिछले 10 साल में वहां से कितनी बार वो सीट हारे हैं जदयू के लोग से? तो उसने बोला नहीं, कभी नहीं, हमेशा वो जीतते ही हैं। तो जब आपका जो आपका पूरा प्रोटेस्ट है, अगर आप प्रोटेस्ट में थोड़ा सा भी मेरिट होता, थोड़ा सा भी आपका नैरेटिव इतना प्रोडक्टिव होता है कि लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं ऑन एंड टू फॉर द टू जस्टिफाई दैट प्रोटेस्ट, मतलब वो रिवेंज लेते हैं कि मैं आपको जेडीयू को वोट नहीं करूंगा, स्टिल दे आर वोटिंग फॉर जेडीयू। सो मतलब कि आपके पूरे प्रोटेस्ट में, आपके पूरे लॉजिक में कोई मेरिट नहीं है। तो वो जाके वहां पे समझ आया कि हमको लगा यार ये आदमी ये बात समझ गया, लेकिन वहां से निकलने के बाद फिर वही मिथिला मिथिला मिथिला। प्रॉब्लम है कि कल्चर का थोड़ा डिफरेंस है और थोड़ा लैंग्वेज का भी है, लेकिन वो इतना बड़ा रीजन नहीं होना चाहिए कि आपको सेपरेट, आपको स्टेट ही एग्जैक्टली, बनाना है सेपरेट एग्जैक्टली। में। आपको तो और भी इवॉल्व, अब जमाना है, पूरा वर्ल्ड ग्लोबल विलेज बन रहा है, बात चल रही है कि हम बैरियर्स तोड़े, ये पैंडेमिक की वजह से हम बैरियर्स तोड़े, इंटरनेशनल कुछ बनाए, किसी इंस्टीट्यूट बनाए जो ये सब चेक टिक करे। और इस टाइम में इस तरह से आई मीन तोड़ना मैं कभी सपोर्ट नहीं करता। दूसरा बात क्या है कि कोई समस्या है, इसका समाधान खोजने के बजाय जो एक क्रेडिट का है और एक अपने आप को दिखाना कि हम ये कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई लॉजिकल एंडिंग नहीं है। से फॉर एग्जांपल अभी जो इनका 2 बार चला मिथिला विल राइज और मिथिला कॉलिंग का हैशटैग, बुलशिट। मतलब इसका क्या मतलब है? आई मीन सबको पता है कि मिथिला में क्या है, कि पोखर है, कि यहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य पढ़े हुए दरंगा महाराज हैं, और यहाँ डीएमसीएच है, मकान, बखान करना मकान। सबको पता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? अगर आपको हैशटैग से ही प्रॉब्लम सॉल्व करना है, हैशटैग का मतलब होता है कि आप अथॉरिटी तक अपनी बात पहुंचाएं। मिथिला विल राइज से आपने क्या पहुंचाया? कुछ नहीं पहुंचाया जो लोगों को पता था। शुड हैव प्लेड इन अ डिफरेंट वे। डीएमसी समस्या है, आप उससे करते। आपके मतलब जान के दरभंगा जंक्शन है, और वहां पे एक जो गुमती है, वहां पे जाम लगता है, और उस जाम में दरभंगा जैसे छोटे शहर में उस पर्टिकुलर गुमती पे 2-2 घंटे लोग खड़े रहते हैं रोड क्रॉस करने के लिए। 2-2 घंटे। स्कूल छुट्टी होती है तो वहां 2-2 घंटे का जाम लगता है, डेली का ये हो रहा है। और रेलवे मंत्रालय कितनी बार कह चुका है कि हमको जमीन नहीं मिल रही है, विधायक बोल रहा है कि रेलवे मंत्रालय हमको एनओसी नहीं दे रहा है, और एक 10 साल चल रहा है कि वहां पे वो पुल नहीं बन पा रहा है, फ्लाईओवर नहीं बन पा ओवरब्रिज, रहा है। हाँ। और आप उस समस्या को लेकर हैशटैग कीजिए, रेलवे को पकड़ी, उसको पकड़ी, तो हो सकता है कि लोग बात को सुने भी। आप वो नहीं कर रहे हैं। अभी आज ही हैशटैग चलाने की कोशिश हुई कि आईवीआरएस में मैथिली को लिया जाए, जो अनाउंसमेंट होता है फोन में। हम्म। ठीक है, आप हम्म। अपने मातृभाषा से प्यार करते हैं, लेकिन आप उस कैसे पे हैं तो उसमें? आपने काफी काम किया हाँ। ना। तो उस पे तो आपने काफी, 2002 हाँ सीबीएसई में भी मैथिली लाने हाँ के लिए हमारी मुलाकात थी दो उसी कारण में। हाँ, तो हाँ। 2015 में ही मैंने मंत्रालय से बात की, एक आरटीआई लगाई थी कि ऐसी क्या मतलब दिक्कत है कि आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं, कि सारी गुजराती जाए गुजराती पहले बोलेगा, मराठी मराठी बोलता है, कर्नाटका में कन्नड़ बोलता है, मैथिली में क्या समस्या है? हम्म। उन्हें एक समस्या कुछ नहीं है। आई मीन ये प्राइवेट को डिसाइड करना पड़ेगा, जो कैरियर है, हम नहीं कुछ सोचते हम्म। हैं। हम्म। तो मैं चलो ठीक है, तो इसमें क्या होनी चाहिए कि मैथिलियों को एक अपने आप को एक बंदा बिठाना चाहिए कि ये आदमी है जो बात करेगा प्राइवेट बॉडी से। तो आज ट्विटर पे ये ट्रेंड चला करने का, तो मैंने प्रवीण जी को बोला कि ये ट्रेंड करने से कुछ नहीं होगा।
आप पहले आपके पास जो डेटाबेस है, जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन है एमएससी, उसके पास करीब 2-3 लाख लोगों का डेटाबेस है। आप वो डेटाबेस देखिए, उसमें कौन सा करियर कौन यूज कर रहा है। लेट्स सपोज आई एज्यूम दैट इट शुड बी जियो। आप जियो है, अब आप जियो को पकड़िए ट्विटर पे, आप उसको ट्वीट कीजिए कि हमारी ये समस्या आप कीजिए, आप उसको इंटिमिडेट कीजिए कि आपका हम रेटिंग खराब कर देंगे, उसका ऐप अनइंस्टॉल कीजिए, क्योंकि पास्ट में इससे इफेक्ट पड़ा है। चाहे आप स्नैपडील का उसको आने क्लैरिफिकेशन देना पड़ गया, तो सोशल मीडिया आप ये कीजिए ताकि जियो के कान में ये बात जाए कि इतने लोग, हम लोग का पॉपुलेशन करीब टारगेटेड, 65, हाँ 65 टारगेटेड मिलियन है। हैशटैग्स की आप बात कर रहे हैं ना। तो मैंने तुम कहा किसी कीजिए अभी ये लोग ये कर रहे हैं कि खाली ट्वीट लिख रहे हैं, मिथिला ट्वीट कॉलिंग हो गया, मैं ये कर 4-5 दूंगा, लोग वो को, कर दूंगा। हाँ भाई, हाँ। तो मैंने कहा कि आप जियो को पकड़िए और इसको ट्वीट कीजिए इसको, और ट्राई कीजिए ट्रेंड कराने का, तो एटलीस्ट जियो के दिमाग में जाएगा कि ये जो हमारा कस्टमर बेस है वो हमसे नाराज है और हो सकता है हमसे स्विच कर जाए। और फिर मैंने बोला कि अगर इससे कुछ नहीं होता है, फिर आप एयरटेल को ट्वीट कीजिए कि हमारे पास 500,000 मैथिल्स हैं हु आर रेडी टू कम टू, जो चाहते कि अपना पोर्ट करा के आप में आ जाए, क्योंकि अगर आप देखो मैथिल में अगर आईवीएस देते हैं तो किसी भी कंपनी के लिए, एयरटेल जैसी कंपनी के लिए 500,000 लोग, खास करके, हाँ 500,000 लोग ना, इट्स बिग डील। तो तुरंत अपने जोनल हेड को बोलेगा भाई बात करो कैसे करना है, कैसे ऑर्गेनाइज करना है। तो व्हेन आई सेड इट, ट्वीट सारे बंद हो गए, किसी ने ट्वीट करना ही बंद कर दिया। रीजन क्या है कि इफ यू गिव एन आइडिया, इफ यू रेज एन इशू एंड दैट पर्टेन्स टू यू एंड यू आर नॉट बिलोंगिंग टू एनी ऑर्गेनाइजेशन, पीपल स्केर्ड के इसको ले लेंगे तो इसको क्रेडिट मिल जाएगा, इसका नाम ऊपर हो जाएगा। दैट्स द सिचुएशन। बट डीएमसीएच में जब मैंने कैंसर सेंटर की बात करी, इट्स बिन नाउ 5 to 7 years, नोबडी इज रेजिंग दैट क्वेश्चन। दुनिया में आप सारे सवाल उठा लीजिए मिथिला में, लेकिन अरे उसका मैंने फोटो देखा है डीएमसीएच का, मतलब वहाँ मरे आदमी तो मुर्दा न जलाने जाए बाहर से, जो हालत है बहुत घटिया हालत है भाई। सर्जरी का आप देखिए सिचुएशन की, मतलब वहां की छतें कब गिर जाए किसी को पता नहीं है। क्विंटन ने बहुत खूबसूरत रिपोर्ट करी डीएमसीएच और लोग जो है ये जो हम लोग मतलब मजाकिया फिल्मों में देखते हैं, कॉमेडी में, कि आदमी अपना ही सलाइन लेके घूम रहा है, ये एक्चुअल में बात है वहां पे। एग्जैक्टली, हाँ वो तो है ही वहां पे एक्चुअल में, मतलब सलाइन का बोतल, that should be part of Mithila will calling, Mithila will rise, लेकिन उसको कोई अब देखिए इसी में एक डीएम पे अगर सिर्फ आप प्रेशर बना देंगे ना, हमारे बेगूसराय में बहुत गजब का डीएम आया था, राहुल कुमार, यंग और मोटिवेटेड आदमी, और उसने बेगूसराय के सदर हॉस्पिटल को इतना मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ बना दिया, साफ सफाई खाली कर दी, बढ़िया, हर आदमी टाइम से, गजब का बन गया। तो वहां भी त्यागराजन करके कोई डीएम है, हाँ। डीएम फ्रेंड का फ्रेंड है वो, हम बोले कि यार उसको घेरो ना, उसको जाके तुम जेन्युइनली समझाओ, क्रेडिट खोर मत बनो, उनसे मिलो, बोलो ये बात। एक बात किसी को पता नहीं है कि जब मैं दरभंगा में 1 साल रहा था, कुछ मेरी दिक्कतें थी वहां पे, तो मैंने मेडिकल वेस्ट डिस्पोजल के लिए काम किया था वहां पे। तो मैंने खुद जाके अपने लेवल्स में लाइन में खड़ा और फिर मैंने डीएम से अपॉइंटमेंट लिया। डीएम ने मुझे अपने घर बुलाया था और मैंने उनको ये कहा कि जो एक्ट है नर्सिंग एस्टैब्लिशमेंट का, यहाँ पे वायलेंट उसका तोड़ा जा रहा है, वायलेशन हो रहा है, और जो मेडिकल वेस्टेज है उसको सीधे डंप नहीं किया जा रहा। दिस इज वेरी 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 डेंजरस कि अगर आप किसी डंप कर दिया, महामारी फैल जाएगी उससे। और आई मीन मैं आपको कह रहा हूँ वो डीएम इतना खुश हुआ, और आई मीन वो भी साउथ इंडियन था उस टाइम। उसने कहा कि यार मैं भी उस टाइम वो 32 ईयर्स का होगा, बोला मैं 32 साल का, मैं उस टाइम शायद 26 का हुआ हूँ। क्या कि मेरे दिमाग में, मेरे लाइफ में भी मेरा तीसरी पोस्टिंग है। कभी किसी ने, कोई लड़का मेरे पास ये आके नहीं बोला कि मेडिकल वेस्टेज का कुछ कीजिए आप। और फिर उसने अपने बुलाया और वहां पे मुझे नहीं पता उस वक्त उसने क्या किया, बट उसने उस चीज को एक्नॉलेज किया, उसने बोला कि ये चीजें होनी चाहिए, एंड देन ही डायरेक्टेड हिज पर्सनल्स कि आप इसको देखिए कैसे क्या करना है। तो आप तो पर्सनल लेवल पे भी आप सवाल ये पूछते हैं, आप मुखिया से कुछ डर नहीं पूछते हैं, आप एक भीड़ लेके जाएंगे 10 लोगों का घेरने के लिए, घेरने से कुछ नहीं होता यार। आप इतना एक्सेसिबल है आपका लोकल नेता, आप उससे आप खुद पूछिए, बात वीडियो बना लीजिए, बोले कि मैं आपकी वीडियो बना, आप सवाल जवाब दीजिए। हाँ, आपके ही शहर में आपका विधायक जो आपका, मेरे शहर में जो विधायक है दरभंगा का, मतलब वो बैंक करप्टेड है, इसका बाप बैंक करप्टेड है, एंड विद इन 15 years ऑफ स्पैन ही हैज नाउ मोर देन 50 करोड़ प्रॉपर्टी उसके पास हो गई है। नोबडी इज रीडिंग दैट क्वेश्चन। मैंने ही आर्टिकल लिखा है तो लोग उसी को छाप के लिख रहे हैं, किसी में वो नहीं है कि रिसर्च के निकाले आर्टिकल, जो पब्लिक पोडियम में जो डोमेन में इंफॉर्मेशन है उसी को निकाल के मैंने एक आर्टिकल लिखा था दरभंगा वाड्रा करके, वो घूमा, और उसकी वजह से जो उनके अपोजिशन में जो विधायक खड़े थे चुनाव में, उन्होंने मुझे बुलाया कि यार बहुत अच्छा काम किया है, ये करो, उसका अपना होगा, उसका अपना होगा।
तो लेकिन किसी मैथिल का क्या है कि ये लोग इतना पॉलिटिकली इंक्लाइन है किसी चीज को लेके, जो विधायक बन गया उसके खिलाफ बोलेगा नहीं, जो एमपी बन गया, जब तक कीर्तिराज एमपी थे कोई नहीं लिखा था उसके खिलाफ, जब वो हट गया सब लोग बोलना शुरू कर दिया, अभी गोपाल जी के खिलाफ कोई नहीं बोलेगा। प्रॉब्लम यही पे होता है कि जब आप अपने स्टेट को, अपने रीजन को, अपने पॉलिटिकल इंक्लाइनेशन के कारण आप जो समर्पित करते हैं पैर में, आप सेंट्रल में किसी को मान लीजिए, लेकिन एट अपने रीजन लेवल पे कम से कम आप अपना ईमान जो होता है आदमी का उसको सुनिए और जो सही है सही का साथ दीजिए। तो यही समस्या है, इसलिए मैं जब भी मैं देखता हूँ ये सब हैशटैग का लफड़ा ट्विटर पे और ये पृथक राज और ये सब, आप समझिए कि 7 साल से एक ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रही है मिथिला में एंड ठीक ठाक काम कर रही है आपदा के टाइम में, इतने सारे ये तो मानना पड़ेगा। हाँ इतने सारे इनका फेल्ड इसलिए है कि लीडरशिप भी बेकार है, मतलब उनका विजन नहीं है। शुगर मिल का एक अच्छा था लेकिन कुछ हुआ नहीं, एयरपोर्ट का था कुछ नहीं हुआ, सेंट्रल स्कूल का था आपको मजाक लगेगा, सहरसा में एम्स अलॉट हुआ, ठीक है, और पहले सरकार ने बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि वहां जमीन नहीं मिल रही है, वहां के डीएम ने पर्सनली उसको लेके वहां पे जमीन अलॉट कराई, फिर कहा कि हाँ हम एम्स नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वो एम्स अब दरभंगा आएगा, दरभंगा में एम्स नहीं बन रहा है, डीएमसीएच को अपग्रेड करके वो एम्स कर देंगे। हाँ, नाम बदल देंगे। हाँ, इस पे लोग खुश हो रहे हैं कि भाई दरभंगा में एम्स आ गया, जबकि आई मीन एक नया हॉस्पिटल बन जाता तो हाँ, नहीं क्या बुरा था यार। एक अभी भी एम्स पटना जाता होगा ये लोग। हाँ अभी देखिए ना, तो एम्स की जो वो कमेटी आई यहाँ पे देखने के लिए, फिजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में मना कर दिया कि हाँ एम्स ने यहाँ बाढ़ी समस्या है, पानी बहुत है, पानी आ सकता है। हाँ, लेकिन तो चूंकि चुनाव का टाइम था तो संजय झा जी जो थे उस टाइम, तो उन्होंने कहलवा दिया हेल्थ मिनिस्टर से कि एम्स बनेगा, बट आई एम नॉट श्योर दैट इट इज गोइंग टू बिल्ड। अगर बन भी गया तो हमको लगता नहीं है कुछ बड़ा होने वाला, क्योंकि डीएमसीएच ऑलरेडी इतना बड़ा अस्पताल है, उसकी ये हालत है, तो एम्स का पता नहीं क्या होगा वहाँ पे। पटना में एम्स है, मुझे बहुत अच्छा एम्स नहीं लगता है समस्या यार। आई मीन नहीं, एम्स को एम्स बनने में काफी समय लगता है, मतलब आप नाम देके जैसे आईआईटी ही अब 25 है या 32 है, पता नहीं कितना है, तो उसमें वो बनने में, वो लेवल अटेंड करने में पहले 7 ही था, 7 में भी रैंकिंग है, ये वाला बढ़िया, इसका ये बढ़िया, वो टाइम लगता है। कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना, एक हॉस्पिटल तुमने बना दिया, धीरे धीरे वो इम्प्रूव करेगा। लेकिन तुम जहाँ पे था, जहाँ पे कुछ नहीं दूसरी जगह बना रहे थे, तो उसमें भी अब समस्या ही हो रही है, तो क्या बोला जाए। अब देखिए 2015 में दरभंगा में प्रपोजल था तारामंडल बनने का, किसी को याद भी नहीं रहा इसके बारे में तारामंडल बनने के बाद। दूसरी बात, दरभंगा में 5 जो तालाब हैं उनके आई मीन डेवलपमेंट के लिए 5.83 करोड़ रुपए आने वाले थे। जब मैंने आरटीआई लगा के ये सवाल, जब इसका जवाब आ गया कि हाँ पैसा तो इतना होना था, तो समझिए कि वहां का विधायक बोलता है कि हमको तो पता ही नहीं कि पैसा आने वाला था, जबकि डीपीआर पे उसके साइन है। इस तरह के लोग हैं। और लोग, जब मैंने ये बोला तो बोलते तुमको कांग्रेस से पैसा आता है, तुमको सब, अब पैसा आ भी तो नहीं रहा है, पैसा आया तब पर ही पैसा आ भी नहीं रहा है। जैसे आपको आता है, आपको बोलता हूँ कि आपको आईटीसी से पैसा मिलता है या बीजेपी, वो तो 72 लाख आता है। हाँ मुझे पता है कि पैसा नहीं मिलता, तो लोगों तुमको पैसा मिलता नहीं, ठीक है मुझे पैसा ही मिलता है, लेकिन मैंने एक कंसर्न रेज किया है, उसका सपोर्ट करो, लेकिन नहीं आप किसी पार्टी से नहीं है तो हम कैसे करें। मैं 2-3 लोगों से बात कर रहा हूँ जो अभी जिनका नाम बहुत सुनने में आ रहा है बिहार पॉलिटिक्स में। आई मीन किसी ने किसी तो मेरे कांटेक्ट किया, मैंने उन्हें कांटेक्ट किया, तो उनसे बात है, तो उनका बड़ा ही क्लियर विजन है चीजों में। मुझे बहुत खुशी होती है जब ऐसे लोग आते हैं, लेकिन उनके पास समस्या, उनके पास कैडर नहीं है और दे वांट टू फाइट इलेक्शन, दिस इलेक्शन, तो उनको पता है कि वो हारेंगे, लेकिन जस्ट अपना एक प्रेजेंस डालने के लिए वो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। तो बिहार की तरह, हाँ तो बिहार के पॉलिटिक्स में मुझे लग रहा है कि इस साल मुझे लगता है कोई चेंज आने वाला है, लेकिन 2-3 लोग जिनसे मैं बात कर रहा हूँ और 2-3 ऐसी पार्टी है, मुझे लग रहा है कि आने वाले 5 साल में है बहुत सारे लोग इंटीग्रेट हो रहे हैं कहीं ना कहीं से। मैं भी आपको कहीं इन्वॉल्व करूंगा कि कुछ बेहतर शायद बिहार के लिए ये लोग करें। चलिए, यही आशा और उम्मीद कि साला बिहार जैसा था जिसके नाम पे हम लोग वहाँ पे एम्पल अपॉर्चुनिटी, इतना लैंड है, यू हैव वाटर, एवरीथिंग। बिहार 0 है ना, तो यहाँ से ऊपर ही जा सकता है, ऊपर ही जाएगा, इतना नीचे जाने का स्कोप है नहीं बिहार में। कल एक से बात हो रही थी, वो लोग कैंपेन बना रहे हैं माइग्रेंट लेबर्स के लिए। आई मीन बोल रहे कि क्या बिहार में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। मैंने कहा कि अगर एक गारमेंट फैक्ट्री लग जाए ढंग की, शाही एक्सपोर्ट टाइप की, इतना बड़ा, आई मीन अगर दरभंगा एयरपोर्ट बनता है तो फिर लॉजिस्टिक कोई दिक्कत नहीं रहेगी। या बेटा बना लीजिए, बेटा में एयरपोर्ट बनने वाला है, वहां से गंगा पे पास पड़ेगा तो सारा ट्रांसपोर्ट सही होगा।
वो करने के बाद तो आई मीन यू कैन डू एनीथिंग। आप गारमेंट, आप बड़ी फैक्ट्री बना लीजिए जहाँ पे आप 10,000 लोगों को एम्प्लॉय करते हैं। एक गारमेंट फैक्ट्री के आने से क्या होता है कि फिर आपका रॉ मटेरियल की फैक्ट्री लगेगी, फिर एक्सेसरीज भी आ जाएगा, आपका बहुत सारी चीजें खुल जाएंगी। तो उन्होंने कहा हाँ ये तो है, तो इसमें गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट कुछ नहीं करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को प्लीट करना है, एक एसईजेड देना है बिहार को, एक एसईजेड आ गया सब कुछ ठीक है। लेकिन वही ना, किसी अंदर वो नहीं है प्रेशर बना, आपको प्रेशर बना चाहिए इस चीज के लिए कि आप एसईजेड लेके आइए, तो आप करने रहे, आपको पता ही नहीं एसईजेड होता क्या है, आपको कुछ पता ही नहीं होगा कि इकोनॉमिक जोन क्या होता है। आपने बस पता है कि हमारे हमारे अरिकोच कहना है, हमारा अदौरी कहना है, पाकलाम अकाचलाम आदई। द प्रॉब्लम विद द पीपल दैट कि दे आर आई मीन इतना ओवर कनेक्टेड हो चुके हैं इन सब चीजों से कि उनको आगे कुछ दिखता ही नहीं है। मतलब आई ऑलवेज कंडेम मैथिल कि वो लोग आज तक कभी मुखर होकर दहेज के बारे में नहीं बोले। इतनी बड़ी समस्या है मैथिलों में दहेज, ब्राह्मणों में खासकर, कुछ बोलते हैं उसके लिए। तो आई मीन है बहुत सारी दिक्कतें, इस पर बात करेंगे, अभी तो बैटरी खत्म हो रही है। और आई मीन बहुत अच्छा डिस्कशन रहा 2 घंटे का, एंड विल कीप ऑन डूइंग दिस ताकि थोड़ा सा क्वालिटी लोगों को मिलता रहे। बाकी सभी दर्शकों का धन्यवाद, और सब लोग स्वस्थ रहें और जय श्री राम। जय श्री राम।